कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपके 28 तारीख जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है 28 अप्रैल को, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके जो कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लास्ट के 3 चैप्टर आपके 20-20 नंबर के हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो लास्ट की जो 3 चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जो पूरी किताब की आपकी जो चैप्टर 1 से लगाकर आपका जो लास्ट चैप्टर है 12वां चैप्टर, वहाँ तक के जो आपके सारे क्वेश्चन की जो आपके MCQ हैं, वन लाइनर हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उन सभी की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपके जो लास्ट के 3 पार्ट है 10वां, 11वां और 12वां पार्ट, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बाकी के बचे हुए पार्ट के भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देख पाएंगे। अगर आप पुराने पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐप के ऊपर सारे पेपर आपके वार्षिक परीक्षा के उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट के लिए आप अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। और आपके पास भी कोई वार्षिक परीक्षा का पेपर हो, आप उसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर भेज देना 7568350069, उसका सोल्यूशन मैं आपको करवा दूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके 10वें चैप्टर की। 10वां जो चैप्टर है उसका नाम है आपकी कार्य ऊर्जा और शक्ति, और ये कार्य ऊर्जा शक्ति आपके 20 नंबर का चैप्टर है। इसके जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर आपके जो इसके जो आगे के प्रश्न है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आपकी कार्य क्या होता है, तो कार्य की आपको परिभाषा याद कर लेनी कि किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर जो वस्तु में विस्थापन होता है उसको अपन कार्य कहते हैं। कार्य किसको कहते हैं, तो कार्य जो किसी भी वस्तु पर जो बल लगाने पर उसमें विस्थापन होता है उसको अपन कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है और कार्य का जो ऐसा ही मात्रा है वो जूल होता है। एक एक लाइन का आपके क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आपके बड़े नंबर के क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जाएंगे। आपको वीडियो को डिटेल से समझना है और अच्छे से इसको समझ लेना है और पूरा देख लेना है। फिर आपके कार्य का आपके सूत्र पूछे तो आपको सूत्र लिखना है आपके बल इंटू विस्थापन, यानी कि F/D। ये कार्य का आपके फॉर्मूला होता है। कार्य 3 प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य क्या होता है, जब जो बल पर लगने वाला जब जो बल लगाने पर बल और विस्थापन की दिशा एक समान हो उसको अपन क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य कहेंगे। यानी कि बल और विस्थापन एक दिशा में हो तो उसको अपन धनात्मक कार्य कहेंगे, पॉजिटिव उसको वर्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऋणात्मक कार्य क्या है, तो जब जो बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं, बल अलग दिशा में है और विस्थापन अलग दिशा में है, तो इसको जो बल द्वारा किया गया कार्य वो ऋणात्मक कार्य कहलाता है। अगला प्रश्न है कि शून्य कार्य क्या होता है, तो जब बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन न हो या फिर बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो, आपस में इनके 90 डिग्री का कोण हो, तो इसको जो किया गया कार्य है उसको अपन क्या कहेंगे, शून्य कार्य कहेंगे। तो ये जो कार्य वाला आपको याद कर लेना है। फिर आपको ऊर्जा के बारे में याद कर लेना, ऊर्जा की परिभाषा। तो वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा का जो मात्रक है वो आपको कार्य के मात्रक दोनों सेम ही होते हैं, यानी कि कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक दोनों एक ही है। क्या है, दोनों का मात्रक जूल होता है। तो कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा के हमारे यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, एक तो आपकी गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है आपके स्थितिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा होती है वो वस्तु की गति के कारण होती है, तो वस्तु की गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जैसे लुढ़कते हुए गेंद की जो ऊर्जा होती है उसको अपन गतिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, 1/2 mv² होगा। तो m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से जो गति कर रही है तो उसमें जो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 1/2 mv² या 1/2 mv² इसका उत्तर रहेगा। m द्रव्यमान है और v इसका वेग है। गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो वस्तु की स्थिति, आकार या उसकी आकृति के कारण जो परिवर्तन होता है और जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो कोई जो गिलोल में पत्थर रख के इसको खींचता है और फिर मारता है तो वो पत्थर आगे जाता है, तो वो उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है गिलोल के कारण, तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। मान लो आपने चाबी वाली जो खिलौना गाड़ी देखी होगी, इसमें चाबी भरते और गाड़ी आगे जाती है, तो ये भी आपकी जो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी है कि आपकी जो स्थितिज ऊर्जा का वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपके फॉर्मूला याद कर लेना। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो जो m द्रव्यमान की कोई वस्तु मान लो h ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो आपकी mgh होगी। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, mgh होती है, याद कर लेना mgh होती है। नेक्स्ट है फिर आपके ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो प्रकृति में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, इसको न तो हम नष्ट कर सकते हैं न इसको उत्पन्न कर सकते हैं, केवल इसका रूपांतरण होता है। और ऊर्जा का जो मान है वो सदैव हमेशा एक जैसा रहता है, तो उसको अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर आपके नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति क्या होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। कार्य करने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती हैं, और कार्य करने की जो एक ही कार्य को 2 व्यक्ति जब अलग अलग समय में पूर्ण करते हैं तो उनके सामर्थ्य को एक ही नहीं कहा जा सकता है। तेज़ी से काम करने वाले व्यक्ति की शक्ति ज़्यादा होगी, अर्थात कार्य करने की जो लगा समय होता है उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कार्य करने की जो दर होती है,
कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का सूत्र क्या होगा, कार्य बटा समय या पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होगा। ठीक है, तो W बटा T हो जाएगा इसका फॉर्मूला, याद कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट है, अगर आपकी जो कोई व्यक्ति T समय में W कार्य करता है तो इसकी शक्ति कितनी होगी, P बराबर पावर बराबर कार्य बटा समय, तो P बराबर W अपॉन T इसका उत्तर रहेगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, याद कर लेना, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जिसको जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। जेम्स वाट एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में ये वाट इनका जो मात्रक है वो रखा गया था। शक्ति का बड़ा और प्रचलित मात्रक अश्व शक्ति होता है, जिसको अपन हॉर्स पावर कहते हैं, HP कहा जाता है। जैसे 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट के बराबर होता है। और 1 किलोवाट आवर का जो मतलब होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। हमारे घर में जो लाइट मीटर होता है उसमें जो बिजली जो खपत होती है उसको मापने की जो यूनिट है वो किलोवाट घंटे होती है, इसको यूनिट में मापा जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होता है, तो यदि कोई जो विद्युत उपकरण, मान लो कोई विद्युत बल्ब है, विद्युत ट्यूबलाइट है, मान लो टीवी, फ्रिज, कूलर, मान लो कोई 1000 वाट का कोई उपकरण है, वो 1 घंटे तक काम में लेते हैं, तो उसमें जितनी भी ऊर्जा खर्च होगी उसको हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका आपकी जो एक न्यूमेरिकल है उसको इंपॉर्टेंट है आपकी ये कि 60 वाट का कोई बल्ब है जो 6 घंटे चलता है, तो इसका जो बल्ब द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा को यूनिट में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे और 1000 का भाग दे देंगे। तो दोनों को गुणा करके 1000 का भाग दे देना, आपका आंसर यूनिट में आ जाएगा। तो शक्ति इंटू लिया गया समय, तो ये इसका उत्तर आपके यूनिट में आ जाएगा। फिर आपके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कार्य का जो ऐसा मात्रक है वो जूल होता है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। वाट शक्ति का मात्रक है, न्यूटन जो है आपके बल का मात्रक है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट है, तो याद कर लेना वाट शक्ति का मात्रक है। बड़ा मात्रक की बात करें तो किलोवाट है। और 1 HP 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, अब आपको कमेंट करके बताना है। कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहा जाता है, जबकि कार्य करने की दर की जगह पे यहाँ पे क्षमता होता, यहाँ पे क्या होता है, क्षमता होता। कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, और कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो कार्य करने की दर का जो मात्रक आपसे पूछे तो आपको शक्ति का मात्रक बताना है, जो कि आपके वाट होता है, वाट। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, और ऊर्जा का मात्रक जो जूल होता है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है। m द्रव्यमान की कोई एक वस्तु है जो कि v वेग से गतिशील है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 1/2 mv² इसका उत्तर रहेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की ऊंचाई सतह से h ऊंचाई पर रखी गई है, इसमें संचित जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो mgh होगी। कितनी होगी, ये स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 mv² होता है। तो दोनों आपको अच्छे से याद करना है। किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तो दोनों इसका उत्तर करेंगे। और मान लो ऑप्शन में शून्य दे रखा हो तो तीनों ही उत्तर करेंगे, फिर उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन कि एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक जो बल लगाकर जो खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान पर हिलती भी नहीं है, जो वस्तु जहाँ पर पहले थी वहीं पर है, तो इस बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो मान लो वस्तु हटी नहीं है, तो इसका मतलब डी का मान 0 है। इसमें विस्थापन कितना है, 0 है, तो विस्थापन 0 है, तो इसको अपन कौन सा कार्य कहेंगे, शून्य कार्य कहेंगे। ठीक है, उसमें कार्य कुछ हुआ ही नहीं, वस्तु वहाँ से हटी भी नहीं, तो कार्य कुछ भी नहीं हुआ। सीधी सी बात है, याद कर लेना। एक यूनिट विद्युत जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, तो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, तो 1 kWh इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि दो बच्चे जिनका भार बराबर है, ठीक है, अलग अलग रस्सों पर चलने का प्रारंभ करते हैं। पहला बच्चा ए जो है वो 8 मीटर चलने में 20 सेकंड लेता है, और दूसरा जो बच्चा है वो 8 मीटर चलने में 25 सेकंड लेता है। तो किसकी शक्ति ज़्यादा है, जो कम समय लेता है उसकी शक्ति ज़्यादा है। तो ए वाला समय देखो कम ले रहा है, ठीक है, 8 मीटर चलने में 20 सेकंड ही ले रहा है, तो इसकी शक्ति ज़्यादा है, तो ए की शक्ति इसमें ज़्यादा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न इसको नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको रूपांतरित किया जा सकता है। इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं, इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। याद कर लेना, इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्ब को बैटरी बल्ब को जलाती है, तो इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा का परिवर्तन बताना है। तो पहले देखो, बैटरी में तो केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा, फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। ठीक है, जैसे ही बैटरी को जो बल्ब से जोड़ेंगे तो वो उसमें करंट फ्लो होगा और वो उसको जलाएगी, तो वो उसको ऊर्जा विद्युत ऊर्जा मिलेगी। जब बैटरी को बल्ब से जोड़ा जाता है तो बैटरी को विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग है जो चमकता है, तो वो प्रकाश ऊर्जा बनेगी। बल्ब जलेगा तो प्रकाश उत्पन्न होगा, और बल्ब जलेगा तो गर्म भी हो तो उसमें ऊर्जा भी निकलेगी। तो इस प्रकार की जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में रूपांतरित होती है।
फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, तो बल्ब द्वारा एक महीने में खर्च की गई जो यूनिट है आपको बतानी है, कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई है। तो विद्युत ऊर्जा खर्च ज्ञात करना है, तो विद्युत शक्ति इंटू किया गया समय, तो शक्ति कितनी है आपकी, तो ये 40 वाट का एक दिन में 10 घंटे चलता है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 400 हो जाएगा, तो 40 इंटू 10 हो जाएगा। फिर आपको एक महीने की ज्ञात करनी, तो इसको 30 से गुणा कर देंगे, ये तो हो जाएगा आपके वाट में, ठीक है, वाट घंटा। अब ये आपके 12,000 वाट घंटा आ रहा है, लेकिन आपको उसको यूनिट में निकालना है, तो फिर 1000 का इसमें भाग दे देंगे, तो 1000 का इसमें भाग देंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 12,000 में 1000 का भाग दिया तो 12 किलोवाट घंटा आ जाएगा, जो कि किलोवाट घंटा का मतलब आपकी एक यूनिट हो जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, एक यूनिट होता है, तो आपको इसमें 12 यूनिट इसका उत्तर रहेगा। मान लो आपसे प्रश्न पूछ ले कि इसमें जो कितना खर्चा आएगा, बिल कितना आएगा इसका, एक यूनिट का खर्चा मान लो 4.5 रुपये है, 4.5 रुपये, तो आपको इसका जो 12 का ज्ञात करना हो तो आपको 4.5 को 12 से गुणा कर देना, लास्ट में अपना आंसर फिर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये चौथा, किसी खिलौना कार में चाबी भरकर जमीन पर रखने पर ये चलने लगती है, इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, वर्णन करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जब हम खिलौना कार में चाबी भरते हैं, आप में से खूब बच्चों ने ये गाड़ियाँ दौड़ाई होगी, अपना बचपन है जो याद कर लो, आज छोटे थे तब जो खूब है जो आपने ऐसी खिलौना कारें दौड़े होगी, या तो रिमोट वाली गाड़ी के लिए जो आपने जो एक दूसरे से झगड़ा किया होगा, या फिर जो आप रूठे होंगे, या फिर जो खिलौने वाली गाड़ी आपने जो खूब चले होगी, ठीक है। तो जब भी हम इसमें चाबी भरते हैं तो वो है जो ज़मीन पर रखने पे चलने लगती है। इसमें इसका क्या कारण है, तो इसका कारण ये है कि जब हम खिलौना कार को चाबी भरते हैं तो इसमें जो स्प्रिंग होती है वो विकृत हो जाती है, वो मुड़ के छोटी हो जाती हैं, और स्प्रिंग में जो विकृति चाबी के राउंड पर निर्भर करती हैं, यानी कि वो गोल गोल हो जाती है स्प्रिंग, और हमारे द्वारा चाबी की स्प्रिंग को विकृत करने में किया गया जो कार्य है, वो हम जो उसको घुमाएंगे तो वो हमारा जो कार्य होगा वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, वो mgh के रूप में संचित हो जाता है। तो जैसे ही कार को ज़मीन पर रखते हैं, इसकी स्प्रिंग में संचित जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो उसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं, और कार जो गति करना शुरू कर देती हैं। तो ये आपको अच्छे से इसको याद कर लेना। फिर आपका एक क्वेश्चन ये है कि 1500 किलोग्राम की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसको रोकने में किया गया कार्य की गणना करनी है। 1500 किलो की कोई कार है और इसकी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है, अब इस गाड़ी को रोकना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को कैसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा जो निकालेंगे वो आपकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ पर आपके जो m बराबर कितना है 1500 किलोग्राम, और वेग कितना है 20 है मीटर प्रति सेकंड, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 mv², 1/2 m का मान 1500 है और v का मान इसमें 20 है, तो 20 को 2 बार लिख लिया इसने, 20 × 20, और फिर 2 के बार से 20 को काट दिया 10 बार। इन सभी को गुणा करेंगे तो आपके ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख जूल के बराबर आएगी। लेकिन ये तो जो गतिज ऊर्जा है वो 0 रहेगी, क्योंकि कार तो रुक गई है। तो जब कार रुक गई है तो अंतिम जो गतिज ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अंतिम ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा, तो इसका जो माइनस आ जाएगा, क्योंकि जो परिवर्तन आएगा वो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी। तो अंतिम कितना है 0 है, क्योंकि कार रुकी हुई है, तो इसका जो गतिज ऊर्जा वो 0 हो जाएगी, और प्रारंभिक कितनी हो जाएगी वो 3 लाख हो जाएगी। तो 0 में से 3 लाख को घटाएंगे तो माइनस का 3 लाख आएगा, और 1000 का भाग देंगे तो माइनस का जो 300 किलो जूल इसका उत्तर रहेगा। यहाँ पर जो कार्य का माप है ये या ऋणात्मक, ये दर्शाता है कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, अर्थात कार को रोकने के लिए लगाया गया बल और कार का जो विस्थापन है वो विपरीत दिशा में। ऋणात्मक कार्य तभी होता है जब कार का जो बल और विस्थापन है वो अलग अलग दिशा में होता है, उसको अपन ऋणात्मक कार्य कहते हैं। ये तो हो गया आपका 10वां पार्ट। अब हम 11वें पार्ट की ओर बढ़ लेते हैं। 11वें पार्ट के आपके ध्वनि के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर का चैप्टर है ये, उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप होता है, ये तरंगों के रूप में संचरित होता है। हमारे कानों में जो श्रवण संवेदना होती है उसको ओपन किया जाता है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम है जो ध्वनि के ऊपर भी जो लागू होता है। जैसे ऊर्जा का संरक्षण होता है वैसे ही ध्वनि का संरक्षण किया जा सकता है। तो फिर आपकी परिभाषा आएगी कि अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है। याद कर लेना, ध्वनि जो होती है वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये प्रश्न जो पूछा जाएगा कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है, तो जब तरंग किसी माध्यम के कण जो आगे पीछे उसी दिशा में जो कंपन करते हैं, जिस दिशा में जो तरंग है वो गति करती है, तो उसको अपन तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। फिर आपके जो ध्वनि की जो संचरण होता है वो तरंगों के रूप में होता है, और जब ध्वनि पैदा होती है तो वस्तुएं जो कंपन करती हैं, और वस्तु की जो कंपित करके जो ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी भी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं।
तो जैसे आपको कोई भी ध्वनि उत्पन्न करनी है तो उसको बाह्य स्रोत के द्वारा उस पर जो बल देना, ऊर्जा देना ज़रूरी होता है, तभी इसमें से ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे तबला या ड्रम को तनी झिल्ली पर हाथ से मार कर जो कंपन करेंगे तो इससे जो ध्वनि पैदा होती है। ध्वनि की पैदा किन किन से होती है, तो कंपन करते तंतु से, सितार में जो तंतु से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये भी याद कर लेना कि सितार में जो ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, तंतु से होती है। बांसुरी में वायु कंपन करती है वायु से, और तबला में जो कंपन करती हुई तनित झिल्ली से जो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, और साइकिल की घंटी में कंपन करती प्लेटों से वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो वस्तुओं द्वारा घर्षण, वस्तुओं को खुरच कर या रगड़ कर भी जो ध्वनि उत्पन्न की जा सकती हैं। फिर ये ध्वनि का संचरण, तो ध्वनि का संचरण कैसे होता है, तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वह पदार्थ जिसमें से जो ध्वनि संचरित होती है उसको माध्यम कहेंगे। माध्यम का मतलब ध्वनि जिसमें से होकर गुजर रही है उसको ध्वनि का माध्यम कहा जाता है। माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कोई भी वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास के वायु के कण बिल्कुल भी वस्तु की तरह जो कंपन करते हैं और अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से एक दूसरे से कंपन करते करते आगे से आगे अपनी सूचना पहुंचा देते हैं। ये कंपमान वायु के कण अपने आसपास के वायु के कण पर बल लगाते हैं और वे कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित होकर कंपन करने लगते हैं। ये जो प्रक्रिया माध्यम में चलती रहती है कि ये जो कंपन करेगा ये इसको कंपन करेगा, ये इसको कंपन करेगा, आगे से आगे कंपन करते रहते हैं और ध्वनि हमारे कानों तक पहुँच जाती है। तो ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम में गति करता है। माध्यम के जो कण है वो गति नहीं करते, यानी कि ये जो कण है वो यहीं पे अपनी जगह पर ही कंपन करेंगे, ये कभी भी अपना स्थान चेंज नहीं करते हैं, वो है वहीं पे रहेंगे। केवल इनमें जो ध्वनि होगी वो अपने कंपन के माध्यम से आगे बढ़ती रहेगी। तो यदि कोई माध्यम नहीं है तो ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय माध्यम है, इसके द्वारा जो ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। कोई भी पृथ्वी पर कोई व्यक्ति बोलता है तो हमें सुनाई देता है। इसका कारण क्या है कि ये जो माध्यम है तो माध्यम के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन यही बात अगर हम अंतरिक्ष की करें, चंद्रमा की करें, तो चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में चाहे कितनी बातें कर लो नहीं सुन पाएंगे। तो वहाँ इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि भाई चंद्रमा पर या फिर अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर मीडियम नहीं है, तो माध्यम होना ज़रूरी है। तो ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है, अर्थात ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये है कि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। वैक्यूम में कभी भी जो साउंड है जो वो कभी भी जो ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो याद कर लेना, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में वो आगे बढ़ती हैं, ऊपर नीचे होती हुई ये ध्वनि आगे बढ़ती हैं। फिर ये संपीड़न और विरलन क्या होता है, तो जब कोई जो वस्तु कंपन करती है तब अपने आसपास की वस्तु वायु को संपीड़ित करती हैं, यानी कि एक दूसरे के आसपास के कण जो संपीड़ित करते रहते हैं, उच्च दाब घनत्व या दाब क्षेत्र बनता है, इसको संपीड़न कहते हैं। और संपीड़न कंपायमान वस्तु को दूर जाता है। विरलन क्या होता है, जब कंपन वाली वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है उसको एक निम्न दाब क्षेत्र बनता है, इसको विरलन कहा जाता है। ध्वनि तरंग का बनना, ध्वनि तरंग कैसे बनती है, जब वस्तु आगे पीछे जो तेज़ी से कंपन करती है तो हवा में संपीड़न और विरलन एक श्रेणी बनाकर जो ध्वनि तरंग का निर्माण करते हैं। फिर आती है कुछ ध्वनि तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य ध्वनि तरंग में एक संपीड़न या एक सटे जो विरलन की कुल लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आपकी किताब में दे रखा है परिभाषा तरंग दैर्ध्य की कि दो क्रमागत संपीड़नों या फिर दो क्रमागत विरलनों के मध्य जो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहेंगे। इसको लैम्बडा से लिखा जाता है तरंग दैर्ध्य को। या फिर इसकी और परिभाषा आप दे सकते हैं कि एक दोलन को पूरा करने में जितना दूरी तय करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को लैम्बडा से लिखा जाता है। ये एक ग्रीक अक्षर है, ये लैम्बडा है, इसको याद कर लेना, ये लैम्बडा है। उल्टा वाई जो होता है वो लैम्बडा होता है, इसको क्या कहते हैं, मैं हिंदी में लिख के बताता हूँ, इसको लैम्बडा कहा जाता है। ठीक है, इसको लैम्बडा कहा जाता है। और ये उल्टा वाई है, इसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है, यानी कि लैम्बडा जो होगा उसका एसआई मात्रक। लैम्बडा किसको कहते हैं, ये तरंग दैर्ध्य को लैम्बडा कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य मापने में काम आता है। तो इसका जो मात्रक है वो क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, क्योंकि एक दूरी है तो दूरी को मीटर में मापा जाता है। फिर आपके अगला क्वेश्चन है ये कि आवृत्ति क्या होती है, तो आवृत्ति एक सेकंड में उत्पन्न किए गए जो पूर्ण तरंगों की संख्या होती है उसको अपन आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जो कुल दोलनों की संख्या होती है उसको आवृत्ति कहते हैं। या फिर किसी तरंग की आवृत्ति उस तरंग में उत्पन्न की जाने वाली कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक कंप्लीट याद कर लेना, ऐसा ही मात्रक हर्ज होता है, उसको HZ से लिखा जाता है। आवृत्ति का बड़ा मात्रक किलो हर्ज होता है, इसको 1000 हर्ज के रूप में लिखा जाता है या 1 किलो हर्ज के बराबर लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्तकाल का,
तो आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लिया गया जो समय होगा उसको क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। एक कंपन को पूरा करने में, एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का जो समय होता है, मात्रक होता है, वो सेकंड होता है, क्योंकि एक प्रकार का समय है, ये टाइम है, तो इसका मात्रक आपको सेकंड याद कर लेना है। किसी भी तरंग का आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आवृत्ति होगी उसको न्यू से लिखा जाता है, इसको अपन न्यू कहते हैं। ये जो अपने वी जैसा दिख रहा है इसको न्यू कहा जाता है, याद कर लेना, इसको न्यू कहते हैं। न्यू आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं और लैम्बडा से तरंग दैर्ध्य को दर्शाते हैं। आवर्तकाल को टी से दर्शाते हैं, याद कर लेना, और तरंग दैर्ध्य को लैम्बडा से। तो आवर्ती या न्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो न्यू बराबर 1/t हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आवर्ती का सूत्र याद कर लेना है। आयाम, आयाम क्या होता है, तो आयाम किसी भी माध्यम के कणों की उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को तरंग का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। आपने जो साउंड वगैरह देखे होंगे उसमें जो एक लाइट चलती रहती है, इस प्रकार से लाइट है जो जैसे जैसे डीजे बजते गाने चलते हैं वैसे वैसे वो लाइट ऊपर नीचे होती रहती है, वो एम्पलीट्यूड होता है, वो आयाम होता है, उसको क्या कहते हैं, आयामी कहते हैं। तो आयाम को ए से दर्शाया जाता है, ये भी याद कर लेना, आयाम को ए से दर्शाया जाता है, एम्पलीट्यूड होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। ध्वनि में तारत्व, प्रबलता तथा गुणता जैसे विलक्षण पाए जाते हैं। ध्वनि की जो तारत्व पाया जाता है उसमें गुणता और प्रबलता जैसे गुण इसमें पाए जाते हैं। तो ध्वनि की जो तारत्व, प्रबलता और गुणता के विलक्षण आपको याद करना। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तारत्व क्या होता है। तो ध्वनि का जो तारत्व है ध्वनि की आवृत्ति में निर्भर करता है। कमेंट आपको अच्छे से याद कर लेना, ये एक एक लाइन है कि ध्वनि का जो तारत्व है वो ध्वनि की आवृत्ति पर डिपेंड करता है। दो चीज़ आपको याद करनी है, एक तो प्रबलता, प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, प्रबलता जो होती है वो आयाम पर निर्भर करती है, और ध्वनि का जो तारत्व है वो आपकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। यह आवृत्ति के समानुपाती होता है। ज़्यादा आवृत्ति ऊंचा तारत्व और कम आवृत्ति में निम्न तारत्व होता है। आवृत्ति ज़्यादा है तो तारत्व ज़्यादा होगा, और आवृत्ति कम है तो तारत्व कम होगा। आपने देखा होगा कि महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो तीखी होती है, तीक्ष्ण होती है, मतलब ये पतली होती है। इसका मतलब इनकी जो तारत्व है वो ज़्यादा होता है, इनकी जो आवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। जबकि पुरुषों की आवाज़ भारी होती है, उनका तारत्व कम होता है, उनकी जो आवाज़ सपाट होती है और भारी आवाज़ होती है। क्योंकि औरतों का जो वोकल कार्ड होता है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, तारत्व ज़्यादा होगा तो इनकी आवाज़ पतली होगी। उच्च तारत्व की ध्वनि में एक इकाई में बड़ी संख्या में जो संपीड़न और विरलन एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं। प्रबलता क्या होती है, तो हमारे कान में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि की जो ऊर्जा का मापन होता है उसको प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता हमारी जो ध्वनि तरंगों की आयाम होती है उस पर डिपेंड करता है, और ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, ये याद कर लेना। यानी कि मान लो किसी भी ध्वनि की जो आयाम है इसको 2 गुना कर दें तो उसकी प्रबलता में क्या परिवर्तन आएगा, तो 2 का गुणा करेंगे तो आयाम में जो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्रबलता 2 का स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 4 गुना हो जाएगी। और आधा कर दे तो फिर आपके 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 इसकी प्रबलता रह जाएगी। ये इस पर आधारित एक क्वेश्चन बनता है, याद कर लेना कि मान लो किसी जो ध्वनि स्रोत की जो आयाम है इसको 2 गुना कर दें तो उसकी प्रबलता में क्या परिवर्तन आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आयाम को अगर डबल कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर ये 4 गुना हो जाएगा, इसको 3 गुना करेंगे तो ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, और इसको आधा करेंगे 1/2 करेंगे तो इसका जो प्रबलता है वो 1/4 हो जाएगी, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है इसको डेसिबल में मापा जाता है, उसको डीबी में मापा जाता है, याद कर लेना, डेसिबल में इसको मापा जाता है। प्रबल ध्वनि होगी इसका मतलब ज़्यादा ऊर्जा लगेगी तो ज़्यादा आयाम होगा। मृदु ध्वनि इसका मतलब कम ऊर्जा लगेगी और कम आयाम रहेगा। ये समानुपाती होती है इसलिए इसको याद रखनी है। ध्वनि की गुणता, गुणता एक अभिलक्षण है जो तारत्व और प्रबलता की 2 ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। गुणता का मतलब उसकी प्रबलता और उसकी तारत्व में अंतर करने की एक गुण होता है, जिसको अपन लक्षण होता है, इसको गुणता कहा जाता है। एकल जो आवृत्ति की ध्वनि होती है इसको टोन कहा जाता है, याद कर लेना। एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियां मिश्रण से उत्पन्न जो ध्वनि को स्वर कहते हैं। अनेक प्रकार की आवृत्तियों के मिश्रण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है स्वर कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 डेसिबल से ज़्यादा प्रबलता की जो ध्वनि होती है उसको शोर कहा जाता है, याद कर लेना। 50 डेसिबल से ज़्यादा की जो प्रबलता की ध्वनि होती है उसको शोर कहा जाता है। ठीक है, इसको शोर कहेंगे। और शोर सुनने में जो कानों को अच्छी नहीं लगती हैं, कर्णप्रिय नहीं होती हैं, जबकि संगीत जो होता है वो कानों को सुखद लगता है सुनने में और इसकी गुणता भी अच्छी होती हैं। तो आपको आपके शोर और संगीत में आपके अंतर पूछा जा सकता है, याद कर लेना। शोर में जो ध्वनि की जो प्रबलता है वो 50 डेसिबल से ज़्यादा होती है, ये कानों को अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, जबकि जो संगीत जो होता है वो कानों को सुनने में अच्छा लगता है, सुखद लगता है, शोर दुखद होता है।
ठीक है, इसकी जो गुणता वो अच्छी होती है संगीत की, ये आप उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है फिर आपकी ध्वनि का जो वेग, तरंग का वेग। ध्वनि तरंग का वेग क्या होता है? एक तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? तरंग का वेग कहेंगे। एक तरंग 1 सेकंड में जितनी चलेगी उसको अपन तरंग का वेग कहेंगे। फिर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल की जो डिपेंड करती हैं, तो आइए देख लेते हैं ध्वनि की चाल किन किन पे डिपेंड करती है। तो अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल पदार्थ के माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। जिस माध्यम से ध्वनि गुजरती है उस माध्यम के जो कणों के गुण के ऊपर निर्भर करती हैं, जिसमें संचरित होती हैं। ठीक है, जिसमें ध्वनि संचरित होती है उसके माध्यम के कणों पे निर्भर करती है, गुणों पे निर्भर करती हैं। याद करना, ध्वनि जो है वो आपकी गैस में सबसे कम, द्रव में ज़्यादा और ठोस में सबसे तेज़ गुजरती है। ध्वनि का जो वे चाल है वो द्रव में गैस में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा द्रव में होता है और सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। तभी आपको इस्पात वाला उदाहरण बताया था कि मान लो एक तो आपकी हवा है, हवा, पानी और इस्पात। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो वेग है वो ध्वनि का किस में होगा? तो याद कर लेना इसमें से ठोस कौन है? इस्पात ठोस है, तो इसका उत्तर आपको ठोस कर देना है। ऐसे ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने के साथ में बढ़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? और इसका जो 22 डिग्री सेल्सियस पर इसकी ध्वनि की चाल जो होती है वो 344 होती है। इस पर आपकी 331 होती है, 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और ये 22 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल कितनी चेंज हो जाएगी? 344 हो जाएगी। तो 331 से देखो 344 हो जाएगी। और 25 डिग्री पे थोड़ा चाल इसकी और बढ़ जाती है इसमें। तो ध्वनि की जो चाल है वो इसमें इसके तापमान पे डिपेंड करते हैं, याद कर लेना। ये एक कॉन्सेप्ट पर आधारित अच्छा क्वेश्चन है। फिर वायु में ध्वनि की चाल आपको याद कर लेनी है, 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ये भी आपको याद कर लेना है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। ठीक है, लाइट का मतलब ये प्रकाश की बात की जा रही है, यहाँ पर बिजली की बात नहीं कर रहे हैं। प्रकाश की जो चाल होती है वो साउंड की चाल यानी कि ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है। तो तभी तो आपने देखा होगा जब जो बारिश के दिनों में बिजली कड़कती है तो बिजली पहले चमक जाती है और कुछ देर बाद में हमें महसूस उसकी आवाज़ है जो गड़गड़ाहट सुनाई देती है। तो आकाश में बिजली की चमक है जो गर्जन से पहले दिखाई देती है। इसका कारण क्या है कि प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और ध्वनि की चाल कम होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि 1 मीटर में इतना, 1 सेकंड में इतना मीटर जो प्रकाश है जो चलता है। जबकि ये जो ध्वनि है वो कितनी चलती है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 1 सेकंड में केवल 344 मीटर ही चल पाती हैं। तो इससे कई लाख गुना जो ये जो ज़्यादा है जो आपके प्रकाश की चाल होती है। इस कारण है जो बिजली पहले चमक जाती है और बाद में गड़गड़ाहट करती रहती है, उसकी आवाज़ बाद में आती रहती है। आपने महसूस किया होगा ये, तो इसको ज़रूर है जो आपने कभी न कभी देखा होगा। नेक्स्ट है फिर आपकी सुपरसोनिक चाल। तो पराध्वनिक का तात्पर्य होता है, सुपरसोनिक का मतलब उस वस्तु की चाल से है जिसकी जो ध्वनि है जो ध्वनि की चाल से तेज़ हो। यानी कि उस वस्तु की चाल जिसकी चाल है जो ध्वनि की जो चाल उससे तेज़ होती है, उसको अपन सुपरसोनिक कहते हैं। आपने देखा होगा बूम, बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, रॉकेट होते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह जाते हैं, तो वो एक सुपरसोनिक रूप में, चाल के रूप में जाते हैं। उनकी जो स्पीड होती है वो ध्वनि की चाल से बहुत ही ज़्यादा होती है। तभी तो आपने देखा होगा एरोप्लेन तो आगे जा रही है यहाँ पे और उसकी आवाज़ें जो यहाँ पे पीछे सुनाई देती हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, कई बार महसूस भी किया होगा कि एरोप्लेन तो, ये रॉकेट तो यहाँ जा रहा है और इसकी जो आवाज़ आपको यहाँ सुनाई दे रही है, तो इसको ये सुपरसोनिक कहा जाता है इसको। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि ध्वनि बूम, तो ये हमने देख ही लिया। वायुयान, गोलियां तथा रॉकेट्स पराध्वनिक चाल से चलते हैं। ये वायु में बहुत तेज़ आवाज़ पैदा करते हैं, जिसमें ज़्यादा ध्वनि कहते हैं प्रगति ध्वनि कहा जाता है। और बूम प्रगति तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्फोटक शोर होता है। और ये ज़बरदस्त ध्वनि जो होती ये खिड़कियों की शीशे तोड़ने जैसे जो इसमें गुण होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है ध्वनि बूम, याद कर लेना इसको। पराध्वनि के अनुप्रयोग, तो पराध्वनि का जो उपयोग है वो उद्योगों में, धातुओं के दरार में या अन्य दोषों को पता लगाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो उद्योगों में वस्तुओं को, उन भागों को साफ करने में उपयोग किया जाता है जहाँ तक पहुँचना कठिन होता है। जैसे विषम आकार की जो सर्पिलाकार मशीनें होती हैं उनको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग मानव शरीर के आंतरिक अंगों की, जैसे यकृत, पित्ताशय, हृदय, गुर्दे, इनकी जाँच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो पराध्वनि होती है वो जैसे आपकी जो पराध्वनि, जैसे कि अल्ट्रासोनिक जो सोनोग्राफी मशीन होती है उसमें ये पराध्वनि मशीन यही इसमें काम में ली जाती है। फिर ध्वनि का परावर्तन, जैसे प्रकाश परावर्तन होता है वैसे ध्वनि का भी परावर्तन होता है।
और जिस सतह से जो टकराती है वापस उसी सतह में लौट जाती है ध्वनि, तो यह जो ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ये मान लो एक कोई सतह है, ध्वनि आई इधर से वापस इसी दिशा में लौट गई, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं उसी प्रकार से ध्वनि के भी परावर्तन के नियम होते हैं। ये आने वाली किरण आपतित होती है, जाने वाली किरण परावर्तित होती है, अविलंब होता है, तीनों एक ही बिंदु में एक ही तल पे होते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ऐसा नहीं आने वाली किरण को आपतित और जाने वाले को जापतित, मजाक की बात है। तो आने वाले को आपतित कहते हैं, जाने वाले को परावर्तित कहते हैं। और अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है, आने वाली किरण जो कोण बनाती है इसको आपतन कोण कहते हैं, और जाने वाली किरण जो कोण बनाती है इसको परावर्तन कोण कहा जाता है। तो कोण आई बराबर कोण आर होता है, ये भी परावर्तन का नियम है। तो ये सभी परावर्तन का जो उपयोग है वो कहाँ पर होता है, तो मेगाफोन में, लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई, इस प्रकार के जो बनाने में इसको प्रयोग में लिया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि किसको कहते हैं, इक्को। इक्को तो आपने खूब देखा होगा, जैसे मान लो कोई कमरा खाली है तो आपने आवाज़ लगाई होगी अंदर जाके, या फिर आप किसी अंडर ब्रिज के नीचे जा रहे हैं और आपने गाड़ी का हॉर्न बजाया होगा, तो ये प्रतिध्वनि होती है, इक्को होता है। तो ध्वनि तरंग का परावर्तन के कारण ध्वनि का दोहराव को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि, इक्को कहा जाता है। हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का समय होता हो। तो ये भी आपको समय याद कर लेना है, पर मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कम से कम इतने समय का जो आपके अंतराल हो, तभी उस मूल ध्वनि को, प्रतिध्वनि को हम सुन पाएंगे। तो प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब ध्वनि किसी सतह से जो परावर्तित होकर लौटती हैं। फिर आपकी एक उपकरण है स्टेथोस्कोप। ये क्या होता है, आपने डॉक्टर साहब के गले में देखा होगा स्टेथोस्कोप। ये तो अपने दोनों कानों में लगाकर आपके छाती पे लगाते हैं, सीने पे लगाते हैं, और वो हृदय की धड़कन को या फेफड़ों को इनको देखते हैं, इनकी आवाज़ को सुनते हैं डॉक्टर साहब। तो ये वही यंत्र होता है। तो ये हृदय की धड़कन मापने में काम आता है। ये चिकित्सा यंत्र है जो मानव शरीर के हृदय, फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनि को सुनने में काम आता है। हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबर की नली में बारंबार परावर्तित होकर डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो ये भी आपके ध्वनि के परावर्तन पर आधारित एक उपकरण है, याद कर लेना इसको। फिर आपके श्रव्यता प्रयास, हमारे कान कितनी आवाज़ सुन सकते हैं, तो मानव के जो कान हैं इनकी श्रव्यता प्रयास होती है, कितनी रेंज तक हमारे कान सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है, वहाँ तक की जो ध्वनि को हमारे जो कान है वो सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा की नहीं सुन पाएंगे, इससे कम की ध्वनि को भी नहीं सुन पाएंगे। यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि है तो हमारे कान नहीं सुन पाते हैं, इसको अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ध्वनि ज़्यादा होगी तो उनको भी हमारे कान नहीं सुन पाते, उनको पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो अवश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि और श्रव्यता प्रयास तीनों याद कर लेनी। श्रव्यता प्रयास 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, या 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। फिर आती है अवश्रव्य ध्वनि। तो अवश्रव्य ध्वनि क्या होती है, जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो सरल लोलक जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो अवश्रव्य ध्वनि ही होती है। या कुछ जीव होते हैं जैसे कि व्हेल मछली हो गई, आपके हाथी हो गए, ये भी आपके अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा भूकंप की जो प्रगति तरंगे होती है, इससे पहले जो तरंगे आती हैं वो अवश्रव्य तरंगे पैदा होती हैं। पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, तो जिसकी आवृत्ति, वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, उसको अपन क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके श्रवण युक्ति यंत्र। तो मान लो किसी को जो कान में कम सुनाई देता है तो फिर उसके लिए क्या एक मशीन लगाई जाती है, छोटा सा उपकरण लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, श्रवण सहायक युक्ति कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो ये एक बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कम सुनने वाले लोगों के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। माइक्रोफोन होता है इसमें, जो विद्युत को, ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है। एक इसमें एम्पलीफायर होता है जो प्रवर्धित हो जाता है और प्रवर्धित संकेतों को स्पीकर में भेजा जाता है। तो स्पीकर जो इनको संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदलकर कान में भेजता है, इससे व्यक्ति को सुनाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपके माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलेगा। एम्पलीफायर होगा, उसको बड़ा करेगा और इससे ध्वनि को स्पीकर तक भेजता है, और स्पीकर जो इसको वापस ध्वनि तरंगों में बदल करके अपने कान तक भेजता है। तो तीन चीज़ें होती हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर। ये तीनों मिलाकर अपने कान में सुनने की मशीन बनाते हैं और इससे जो व्यक्ति को सुनना जो शुरू हो जाता है। इकोकार्डियोग्राफी, हृदय, इसको अपन ईसीजी कहते हैं। आपकी क्या होती है, ईसीजी, इसको भी आप याद कर लेना। ईसीजी जो होती है इकोकार्डियोग्राफी, ये हार्ट से संबंधित जो गतिविधियों को देखने के लिए, अपने हृदय की गतिविधियों को देखने के लिए, इनका फोटो प्रतिबिंब बनाने के लिए इस ईसीजी करवाई जाती है। आपने बड़े हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं तो देखा होगा कि या तो सीटी स्कैन करवाते हैं या फिर ईसीजी करवाई जाती हैं। तो ये ईसीजी जो है वो हृदय की और हमारे पेट के संबंधित जो चीज़ें होती हैं इनमें हार्ट संबंधी ईसीजी करवाई जाती है। बाकी गुर्दे, आमाशय वगैरह इनकी जो जांच के लिए, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके लिए सोनोग्राफी करवाई जाती है। फिर आपके आती है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो शरीर की जो आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब पराश्रवित ध्वनि तरंगों के द्वारा
जो प्राप्त करने के लिए वो अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, तो उसको अपन अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि और अनुरणन में क्या अंतर है। तो प्रतिध्वनि जो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण होती है, और ध्वनि के दोहराव को प्रतिध्वनि कहा जाता है। किसी भी अनुरणन के बड़े हॉल की छत जो दीवारें होती है, फर्श से जो ध्वनि का जो बार बार परावर्तन होता है, उसके कारण ध्वनि का जो स्थायित्व होता है उसको अपन अनुरणन कहते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो प्रबलता जो है आपके आयाम पर निर्भर करती है, तो प्रबलता से आपको आयाम को मिलान कर लेना है। प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, जबकि तारत्व जो होता है वो आवर्ती पर निर्भर करता है। तारत्व जो होता है, तारत्व वो आवर्ती पर निर्भर करता है। कुछ आपको इसको मिलान कर लेना है, आवर्ती पर निर्भर करता है। मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, यादा त और व, यादा व और र, ऐसे मैंने आपको ये याद कर रखा है, ये मिलान करके। तो तारत्व आवर्ती इसको मैंने आपको मिलान कर रखा है, ऐसे इसको याद आ जाता है समय पे, और मैं इसको सही कर लेता हूँ। और प्रबलता आयाम, प्रबलता आयाम ऐसे मैंने इसको मिलान कर रखा है, प्रबलता और आयाम। तो प्रबलता आयाम, तो ये आपको इसमें मिलान कर लेना है, ठीक है, तो आपके अच्छे से याद हो जाएगा। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो तारत्व आवर्ती पर, तारत्व आवर्ती पर, इसका उत्तर आपको आवर्ती कर देना है। आवर्ती का मात्रक हर्ज होता है, ठीक है, और आवर्ती को इसमें अपन न्यू से लिखते हैं, आयाम को अपन ए से लिखा जाता है, इसको मीटर में इसका मात्रक होता है। तरंग दैर्ध्य होती है इसको लैम्बडा से लिखते हैं, उसका जो मात्रक मीटर होता है। और आवर्तकाल को हम टी से लिखते हैं, उसका जो मात्रक है वो सेकंड होता है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट है किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो भाई जो ठोस होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगी, तो स्टील, हाइड्रोजन, वायु और जल, इसमें सबसे ज़्यादा ठोस कौन सा है, तो स्टील इसमें ठोस है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, स्टील कर देंगे, इसका आंसर आपके स्टील हो जाएगा। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है, तो वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसी भी द्रव्यात्मक जो माध्यम है उसमें तरंगे जो होती है वो अनुर्देदित तरंग के रूप में संचरित होती हैं। ध्वनि जो हमेशा अनुर्देदित होती हैं, अनुर्देदित तरंगे। किसी भी ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही जो संचरित होते हैं, यानी कि खुद माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ेंगे, तो विक्षोभ होगा, जो कंपन होगा वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। फिर आप कहें कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे, तो ध्वनि तरंगे अनुर्दैर्ध्य तरंगे हैं। और ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो भाई माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि जो मना कर देगी कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे, इसलिए आपको यहाँ पे माध्यम लगाना ज़रूरी है। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। ध्वनि की श्रव्यता परास कितनी है हमारे कान की, तो 20 से लगा के 20 किलो हर्ज या फिर 20,000 हर्ज के बीच में हमारे कान सुन सकेंगे। अवश्रव्य ध्वनि 20 हर्ज से कम की आवृत्ति को, पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ज ध्वनि से ज़्यादा की ध्वनि को कहते हैं। और माइक्रोफोन जो होता है वह श्रवण सहायक युक्ति में काम आता है। फिर आपके कुछ प्रश्न हैं उनको अपन देख लेते हैं। जैसे हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, तो 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। हमारे कान की श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 किलो हर्ट्ज तक रहती है। इसके अलावा अवश्रव्य ध्वनि किसको कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में किन तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन में पराश्रव्य ध्वनि जो तरंगे होती है इसका प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, कि अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ को आप पहचान लेंगे, ठीक है, तो वो किसका कौन से गुण के कारण आप अपनी मित्र की आवाज़ पहचान लेंगे, तो ये आप जो ध्वनि के तारत्व के कारण है जो आप पहचान पाते हैं। जैसे मैं आप बोल रहा हूँ और ये आपको सुनाई दे रहा है, या आप किसी और दूसरे सर का वीडियो देख रहे हैं, तो जब भी जो आपने जो मान लो मेरा ये वीडियो आपने पहले देखा हुआ है, तो आप मेरी आवाज़ को पहचान लेंगे। तो पहचान किस कारण होगी, ये तारत्व के कारण होती है, और तारत्व जो है आवृत्ति पे डिपेंड करता है। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, किन कारकों पे डिपेंड करता है, तो हमारे कान में जो प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि की मापन होता है, ध्वनि ऊर्जा की मापन, उसको प्रबलता कहते हैं। और ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, और ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक है वो डेसिबल होता है, इसको डीबी में लिखा जाता है। फिर आपके अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि एक ध्वनि तरंग है जो 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो आवृत्ति कितनी होगी, तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, कि ये सर्वी तरंग होगी, इसका आपको नाम बताना है। तो देख लेते हैं, ध्वनि की चाल कितनी है 339, तरंग दैर्ध्य कितनी 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन याद कर लेना, तरंग दैर्ध्य को सेंटीमीटर में नहीं मापा जाता है, इसको मीटर में मापा जाता है। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है, तो इसमें 100 का भाग लगा देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1.5 इंटू 10 की घात -2। -2 कैसे आया, तो 1.5 में भाग देंगे 100 का, 100 का मतलब 10 की घात 2 का, 10 की घात 2 ऊपर जाएगी तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, तो 10 की घात -2 इस प्रकार से आएगी।
तो ये मीटर में हो जाएगा चेंज। तो आवर्ती का सूत्र क्या हो जाएगा, आवर्ती बराबर चाल बटे तरंग दैर्ध्य। आपको क्या ज्ञात करनी, इसमें आवर्ती ज्ञात करनी, तो चाल में तरंग दैर्ध्य का भाग दे देंगे, यानी कि 339 में भाग देना आपको 1.5 × 10⁻² का। तो इस -2 की घात को ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस की हो जाएगी और इसका पॉइंट हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 339 और बटे में आ जाएगा आपका 1.5 का पॉइंट भी हटा देंगे, फिर 15 का इसमें भाग दे देंगे, तो इसका भाग कितनी बार चला जाएगा, तो 22,600 हर्ट्ज के बराबर इसका भाग चला जाएगा। तो 22,600, अब ये जो ध्वनि तरंग है वो इसकी आवृत्ति कितनी है, 20,000 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हमारी श्रव्य ध्वनि तो नहीं है, इसका मतलब ये पराश्रव्य ध्वनि होगी। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन के 2 उपयोग बताइए, तो मेगाफोन में, लाउड स्पीकर में, शहनाई में, इन सभी में जो ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्टेथोस्कोप में ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि हृदय की धड़कन को ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबर की नली में बारंबार परावर्तित होकर जो डॉक्टर अपने कानों तक पहुँचता है और उसको माप लेता है। तो ये आप सभी इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है अनुरणन क्या है और इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो अनुरणन जो है किसी बड़े हॉल में जो बड़े हॉल की दीवारों या छत को बार बार जो परावर्तन होता है ध्वनि का, उसको अपन क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। तो अनुरणन को कम करने के लिए क्या कहते हैं, हॉल की दीवारों पर छत और आदि पर जो अवशोषक पदार्थ है, इकोस्टिक जो होता है उसको लगा दिया जाता है या फिर पर्दे लगा दिए जाते हैं, तो इससे जो अनुरणन कम हो जाता है। अगला प्रश्न ये है कि किसी भी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा ये बताना है। तो आवर्ती ज्ञात करनी है, तो आपको आवर्ती दे रखी है, इसमें आपको कंपन ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या हो जाएगा, 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा, तो ये 100 हर्ट्ज यानी कि 1 सेकंड में 100 कंपन कर रही है। तो हमारे पास में 60 मिनट है, तो 60 से इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 × 60 बराबर 6000 कंपन ये करेगी। फिर आपके 12वां पार्ट है जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। ये 12वां पार्ट है, ये भी आपके 20 नंबर का पार्ट है। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अनाज क्या है, तो अनाज में आपके दाल, फल, सब्जियां से प्राप्त होता है। अनाजों में क्या क्या आता है, तो गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सभी अनाज में आते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दाल में कौन कौन सी दालें होती हैं, तो उड़द, मूंग और मटर, ये आपके दालें, और दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। फल और सब्जियां से हमें विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होता है। जैविक और अजैविक कारकों का जो फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, जैविक कारक फसलों के बीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार कम होगी, और अजैविक कारक है जो उसको सूखा, ठंड, गर्मी आदि में जो पौधों का नुकसान पहुंचाते हैं, इससे भी जो फसल का उत्पादन घटता है। तो जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कारक जो फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। फिर आपकी फसल सुधार है, तो फसल सुधार के लिए चारे वाली फसलों के लिए लंबी लंबी और सघन शाखाएँ होती हैं, क्योंकि इससे भूसा अधिक निर्मित होता है। इसके अलावा आपके ये है कि अनाज प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी पोषक चीज़ें हैं, तो ये आपके पोषक तत्वों में आपको नाम याद कर लेना, कहाँ कहाँ से मिलता है। हवा से कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, पानी से हाइड्रोजन मिलता है। पोषक तत्वों की बात करें तो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर अधिक मात्रा में होते हैं, इनको वृहद पोषक तत्व कहा जाता है। और वृहद पोषक तत्वों के नाम आपको याद कर लेना है। NPK एक वृहद पोषक तत्व है। N, P और K ये तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके 6 नाम आपको याद कर लेना है। ये आपके क्या है, वृहद पोषक तत्व हैं। इनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इनको वृहद पोषक तत्व कहा जाता है। फिर खाद और उर्वरक दोनों को देख लेते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती हैं। खाद मिट्टी की पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करता है। उर्वरक जो होता है, इसका अधिक समय तक प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता जो है वो घट जाती है। भंडारण की प्रक्रिया में अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो भंडारण, किसी भी अनाज को भंडारण करने, जैसे 8वीं क्लास में आपने साइलो पढ़ा होगा, साइलोस, ठीक है, आपने साइलो पढ़ा होगा, जो बड़े बड़े भंडारघर होते हैं उसको साइलो कहा जाता है। तो भंडारण करने में जो अनाज की कौन कौन सी अनाज की हानि होती है, इसके लिए कौन कौन उत्तरदायी है, तो जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक में आपके जो कीट, जीवाणु ये आ जाएंगे। अजैविक कारक में नमी, ताप, सर्दी, गर्मी, ये सभी आपके हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फिर आपके अंतरा फसलीकरण क्या होता है, तो अंतरा फसलीकरण ये होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में अधिक पैदावार के लिए लगाया जाता है, उसको अपन अंतरा फसलीकरण कहते हैं। इस विधि में पौधों द्वारा जो जल, प्रकाश, वायु, पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग किया जाता है और अधिक जो फसल प्राप्त होती है। पशुपालन की क्या क्या लाभ है, तो पशुपालन से देखो हमें दूध मिलता है। पशुपालन जो कृषि आदि कार्य में सहायता करते हैं। किसानों के लिए पशुपालन किस प्रकार लाभदायक है, तो किसानों के लिए पशुपालन सामान ढोने में काम आता है, जंतुओं की बेहतर नस्ल पैदा करने में और दूध और कृषि संबंधी कार्य करने में पशुपालन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है।
फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें देख लेते हैं कि ऐसी फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु वाली खरीफ की फसल होती है, जिसमें आपके जो मक्का, सोयाबीन, ठीक है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, चावल, ये सभी आपके खरीफ की फसल है। जबकि रबी की फसल ये शीत ऋतु में बोई जाती हैं, सर्दी के समय होता है ये। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, इसमें आपके अभी जो फसलें काट रखी हैं जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सभी आपकी जो अलसी, ये रबी की फसल के उदाहरण हैं। ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उसको रबी की फसल कहा जाता है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, तो धान, सोयाबीन, मक्का, तीनों ही आपके खरीफ की फसल। धान का मतलब यहाँ पे चावल की बात की जा रही है, याद कर लेना, धान चावल को कहते हैं। तो धान, चावल, मक्का, सोयाबीन, ये आपकी खरीफ की फसल है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो गेहूँ, चना, मटर, ये आपके रबी की फसल के उदाहरण हैं। किन विधियों में को अपनाकर जो फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है, तो फसल की किस्म को सुधार करके, फसल उत्पादन का प्रबंधन करके, फसल सुरक्षा का प्रबंधन करके। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल की किस्म में सुधार के लिए किन गुणों की अपेक्षा रहती है। तो फसल की किस्म में सुधार करना है तो अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये भी सही है, उर्वरक के प्रति जो अनुरूपता और उच्च उत्पादन, ये तीनों इसका उत्तर रहेगा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर कर देंगे। अगला प्रश्न है कि जब ये जो संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अंतरा किस्मी, ठीक है, विभिन्न किस्में करें तो उसको अंतरा किस्मीय पौधे इसको कहा जाता है। रासायनिक रूप से जो पोषक पादपों को कहा जाता है, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहते हैं, तो उर्वरक कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उर्वरक कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर आपके बोस इंडिकस, ये किसका नाम है, तो बोस इंडिकस जो आपके गाय का वैज्ञानिक नाम है। बोस बुबेलिस ये आपकी भैंस का नाम है। और जर्सी साहिवाल दूध उत्पन्न करने वाली की जंतु की नस्लें हैं, तो जर्सी साहिवाल, ये होलिस्टीन, गिर, ये आपकी गाय की नस्लें हैं। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एपिस इंडिका मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। फिर आपको मिलान करना है वृहद पोषक तत्व, तो फास्फोरस वृहद पोषक तत्व हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व केचू कॉपर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट केचू से प्राप्त होता है, इसको किसान मित्र कहा जाता है। नीम की पत्तियां जैव कीटनाशक हो जाएगी। और नील हरित शैवाल से हमें क्या मिलता है, जैविक उर्वरक प्राप्त होता है। जैविक और अजैविक कारक किस प्रकार से फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, तो जैविक कारक में कीट पतंग जो सूक्ष्म जीव आते हैं, और अजैविक कारक में सर्दी, गर्मी, नमी, बारिश वगैरह ये इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि अनाज, दाल, फल, सब्जियों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो अनाज, दाल, फल, सब्जियों से हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अनाज से हमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और दालों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। फल सब्जियों से विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न फिर आपके अंतरा फसलीकरण का, तो अंतरा फसलीकरण क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही साथ में एक ही खेत में उगाया जाता है, एक कतार पैटर्न के साथ उगाते हैं, तो उसको अपन अंतरा फसलीकरण कहते हैं। वृहद पोषक तत्व क्या है, तो भाई वृहद पोषक तत्व क्यों कहा जाता है, तो ऐसे पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं उसको वृहद पोषक तत्व कहते हैं। जैसे ये इनकी संख्या 6 है, आपको याद कर लेनी है। पोषक तत्व 6 हैं, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तो हो जाएगा आपका NPK, ठीक है, ये यूरिया के खाद या DAP खाद की, आपने खाद के थैले के ऊपर देखा होगा NPK। और फिर इसमें क्या करना, आपको 3 नाम और याद करना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। क्योंकि ये 6 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कि पौधों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वृहद पोषक तत्व कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, तो ये भी इनके साथ में याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, तो पौधे अपना पोषण जो है पोषक तत्वों से मिट्टी, जल और वायु के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पौधों में कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, याद कर लेना, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन हवा से प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो पानी से प्राप्त होता है, और 13 जो शेष पोषक तत्व हैं वो हमें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। फिर आपके हरी खाद, तो हरी खाद क्या है, तो हरी खाद फसल उगाने से पूर्व खेतों में कुछ है जो जैसे पौधे होते हैं, जैसे बरसीम, बेचा है, पटसन है, गंवार है, इनको उगा देते हैं। फिर इनको जो हल या पाटा चलाकर खेत की मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये पौधे जो हरी घास में खाद में बदल जाते हैं, जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस को समृद्धि में सहायक होते हैं। हरी घास की खाद की क्या क्या लाभ है, तो हरी खाद जो होती है वो पेड़ पौधों जैसे पटसन, मूंग, गंवार आदि के अपघटन से बनाई जाती हैं, अतः ये हानिकारक जो रसायनों से मुक्त होती हैं। ये खाद है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती हैं, ठीक है, ये आपको याद करना है। बाकी इस क्वेश्चन की चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट फिर आपके खाद और उर्वरक में आपको अंतर बताना है। तो खाद जो है वो आपके जैव अवशिष्टों से बनाया जाता है, जबकि उर्वरक जो है रसायनों से बनाया जाता है। खाद की मात्रा अधिक आवश्यकता होती है,
जबकि उर्वरक कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। खाद जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, उर्वरक जो है उर्वरक क्षमता को कम करता है। खाद में जो मिट्टी को ह्यूमस उपलब्ध करवाता है, जबकि जो उर्वरक होता है वो मृदा को ह्यूमस उपलब्ध नहीं करवाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो संकरण विधि का जो उपयोग किया जाता है, इसका नाम आपको याद कर लेना है, संकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। बॉयलर और अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है। तो बॉयलर का प्रयोजन मांस के उत्पादन के लिए जाते हैं। जो बॉयलर मुर्गी होती है वो मांस उत्पादन के लिए की जाती है, जबकि लेयर मुर्गी है इसका जो उत्पादन है वो इसका पालन है जो अंडे के लिए किया जाता है। तो ये दोनों आपको याद कर लेनी है। बॉयलर मुर्गी का जो प्रयोजन है वो मांस के उत्पादन के लिए, और लेयर मुर्गी का जो उपयोग है वो अंडे के उत्पादन के लिए इसको पाला जाता है। बॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा की भरपूर मात्रा होती है, जबकि अंडे देने वाली जो मुर्गी होती है इसके लेयर के भोजन की तुलना में इसमें विटामिन की जो भरपूर मात्रा होती है। इसी प्रकार से लेयर को अधिक स्थान की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बॉयलर को कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रमुख इसमें अंतर आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं। मिश्रित खेती का मतलब जब खेती के साथ साथ में जो कोई और काम भी किया जाता है, जैसे पशुपालन, मधुमक्खी, उसको अपन मिश्रित खेती कहते हैं। मतलब खेती तो कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन सब कर रहे हैं, इसमें उसको मिश्रित खेती कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, इससे लाभ क्या क्या है। तो किसान की सामान्य से अधिक आय प्राप्त होती है, खेती से तो मिलता ही है, उसको पशुओं से भी इसका फ़ायदा मिलता है। मजदूरों को वर्ष भर है जो मजदूरी मिलती रहती है, और पशुओं को वर्ष भर चारा उपलब्ध होता रहता है। कृषि और जो पशु हैं दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। अपशिष्ट से जो खाद तैयार होता है, और एक व्यवसाय से के अपशिष्ट दूसरे व्यवसाय के संसाधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इनका जो पृथक्करण है, पदार्थों का जो पुनर्चक्रण होता रहता है। भूमि का वर्ष भर उपयोग होता रहता है। किसान हमेशा कृषि कार्य में व्यस्त रहता है। इसके अलावा आपको याद रखना है पशुपालन को इससे बढ़ावा मिलता है। फिर आता है फसल चक्र। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इसका सिद्धांत और इसका महत्व बताना है। तो फसल चक्र किसी भी खेत में विभिन्न फसलों का पूर्व योजनानुसार क्रम बदल के बोना भूमि की उर्वरक शक्ति को नष्ट होने से बचाती है, उसको फसल चक्र कहा जाता है। तो फसल चक्र प्रमुख लाभ क्या है, भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखना और फसलों का उत्पादन बढ़ाना। जैसे मान लो किसी खेत में एक बार है जो सोयाबीन बो दी, फिर चना बो दिया, फिर मक्का बो दी, फिर मटर बो दिया, तो ये फसल चक्र जो चलता रहता है। इससे मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है वो बनी रहती है, तो इसका जो फ़ायदा मिलता है। तो इसका जो सिद्धांत कौन कौन सा है, उथली जड़ वाली फसलों के बाद में गहरी जड़ वाली फसलों का बोना चाहिए। अधिक खाद की मांग वाली फसलों के बाद में कम खाद वाली फसलों का बोना चाहिए, और अनाज वाली फसलों के बाद में दाल वाली फसलों को बोना चाहिए। अधिक सिंचाई के बाद में कम सिंचाई वाली फसलों को बोना चाहिए। अधिक जुताई की फसलों के बाद में जो कम जुताई वाली फसलों को बोना चाहिए। समान कीट रोग वाली फसलों को एक साथ जो नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो आपको प्रमुख है जिसका सिद्धांत लिख लेना है। फिर आपको सिंचाई की जो प्रमुख स्रोत है वो कौन कौन से, इनका आपको लिखना है। तो सिंचाई के लिए फिर हम मधुमक्खी पालन और आपके मुर्गी पालन के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो आपके 3 पार्ट थे। अब हम इसके पार्ट की जो पूर्व के पार्ट हैं, ठीक है, 10वें 11वें और 12वें पार्ट के पहले के जो पार्ट हैं उनका भी हम साथ में आपके डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका जो इसमें रिवीजन हो जाएगा, पिछले पार्टों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो हम इसमें देख लेते हैं, और इसकी PDF आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही आप टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट का भी लिंक आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 10वां पार्ट। 10वां पार्ट जो आपके 8 नंबर का है, इसके ऊपर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 10वां जो पार्ट है वो आपके कितने नंबर का है, 8 नंबर का है। तो 10वां पार्ट ये 9वां पार्ट आपके 8 नंबर का है, गुरुत्वाकर्षण वाला। तो ये भी हम देख लेते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी अपनी ओर एक बल लगाती है, इसको अपन कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसमें जो फॉर्मूला है वो आपको याद कर लेना है, F = G/m/d²। इसको G को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है, जो कि आपके जो सब जगह पे जो से पूरे विश्व में एक जैसा होता है, इसलिए इसको अपन सार्वत्रिक नियम कहा जाता है इसको। आइए इसको देख लेते हैं क्या होता है ये सार्वत्रिक नियम। विश्व के प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल के समानुपाती होता है वो बल, और उनकी दूरी के जो वर्ग के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा में की दिशा में लगता है, यानी कि ये दोनों पिंड है, एक m का है, दूसरा स्मॉल m का है, इनके बीच की दूरी ये d है। तो इसमें जो बल लगेगा ये F जो होगा वो इन दोनों की जो द्रव्यमान है m और m इसके गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच की जो दूरी है d इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
और इससे समानुपाती के निशान को हटाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, बराबर लगा के जी लगा देते हैं। और इस जी को क्या कहते हैं, इसी जी को कहा जाता है हम यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल किन किन घटनाओं की व्याख्या करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है अनेक घटनाओं की व्याख्या करता है। जैसे कि जो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल होता है, ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए आवश्यक बल होता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के लिए आवश्यक बल होता है, पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है उसके कारण भी यही बल होता है। तो ये 4 प्रमुख घटनाएं जिसका वर्णन आप जो गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में कर सकते हैं। तो फिर आप इसमें देखेंगे द्रव्यमान और भार। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होते हैं। पृथ्वी पर द्रव्यमान का भार के आधार पर जो महसूस होता है, इसलिए सामान्यतः द्रव्यमान और भार एक ही राशि को मान लेते हैं, जबकि दोनों भिन्न होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो पिछले अध्याय में सीखा था, यानी कि अब हम पढ़ेंगे पिछले अध्याय को, कि वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके जड़त्व की माप होता है। या लाइन आपको याद कर लेनी है कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके जड़त्व की क्या होती है, माप होती है। तो जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा उतना जड़त्व भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है, तो वस्तु है जो, चाहे वो द्रव्यमान तो फिक्स होता है, द्रव्यमान तो सब जगह पे सेम ही होता है, उसका भार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो याद कर लेना, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, सब जगह पे किसी भी वस्तु का जो भार होगा वो चेंज होगा। द्रव्यमान तो सब जगह पे सेम ही होता है, मास तो सब जगह पे सेम ही होता है, वेट अलग अलग होता है। तो ये द्रव्यमान को मास कहते हैं। तो मास तो सेम होगा लेकिन उसका वेट अलग अलग होता है। तो द्रव्यमान तो नियत होता है, लेकिन पृथ्वी पर जो, चंद्रमा पर, इस अंतरिक्ष पर, यहाँ पर जो इसका जो भार है वो अलग अलग होता है। तो द्रव्यमान सब जगह पे सेम ही होगा, चाहे पृथ्वी पे हो, अंतरिक्ष में हो, कहीं पे भी हो, द्रव्यमान सब जगह पे सेम ही रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर आपके ये दूसरी ओर भार व बल होता है। भार क्या है, कुछ नहीं, भार एक प्रकार का बल है, फोर्स एक प्रकार का, जिससे जो पृथ्वी किसी अन्य ग्रह, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। भार का मान द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के गुणनफल के मान पर निर्भर करता है। यानी कि जो W होगा वो आपके, W जो है भार का जो मान है वो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण जो आपके mg के बराबर होता है। W बराबर mg होता है। ये g के मान पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके गुणनफल के मान पे डिपेंड करता है। भार बल के तुल्य राशि है, भार जो होगा वो बल के तुल्य होगा, इसलिए भार का जो मात्रक वही होगा जो बल का मात्रक है, अर्थात क्या होगा, न्यूटन होगा। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो भार का मात्रक भी आपके न्यूटन हो जाएगा। जबकि द्रव्यमान का जो ऐसे मात्रक है वो किलोग्राम होता है। याद कर लेना, भार का मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। अलग अलग ग्रहों के लिए गुरुत्वाकर्षण का मान अलग अलग होता है, इसलिए वहाँ का जो वस्तुओं के भार है वो भी आपके अलग अलग होगा। किसी भी वस्तु का जो चंद्रमा पर भार है वो पृथ्वी की अपेक्षा जो 6 गुना कम होता है। ठीक है, जैसे मान लो 60 किलो की कोई वस्तु है। ठीक है, 60 किलो, ये 60 न्यूटन की कोई वस्तु है, किलो में नहीं, किलो तो सब जगह पर सेम ही होगा। 60 न्यूटन की कोई, 60 न्यूटन भार वाली कोई जो वस्तु है उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो 1/6 हो जाएगी, यानी कि वो 10 न्यूटन की ही रह जाएगी। ठीक है, वो आपकी कितनी रह जाएगी, 10 न्यूटन की ही रह जाएगी। तो 1/6 से इसका भाग लगा या गुणा कर लेते हैं, तो आपका जो चंद्रमा पर इसका जो भार है वो 10 न्यूटन आ जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। फिर आता है आपके किसी विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को प्रणोद कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल का जो कार्य करने वाले जो नेट बल होता है उसको दाब कहते हैं। तो बल, दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो कोई भी नियत बल अधिक क्षेत्रफल पर कार्य करता है तो कम दाब उत्पन्न होता है, और कम क्षेत्रफल पर काम करेगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। देखो, ये जो प्रेशर है वो बल बटा क्षेत्रफल के जो फॉर्मूले के रूप में इसको याद कर लेना है। तो इसका आप उपयोग देख सकते हैं। बल, जैसे मान लो चाकू तीखा है, चाकू तीखा, इसके अंदर उसका क्षेत्रफल कम है तो आपको दाब कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर जो कोई धार चीज़ की कम है, ठीक है, तो उस पर जो बल ज़्यादा दाब है जो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो अधिक क्षेत्रफल पर कार्य करने के लिए कम दाब उत्पन्न होता है, जबकि कम क्षेत्रफल पर जो अधिक दाब उत्पन्न होता है। तो आपने देखा होगा कि नुकीली कील जो होती है उसको किसी सतह में गाड़ना आसान होता है। ठीक उसी प्रकार से तेज़ धार वाला जो चाकू होता है उसे सब्जियाँ काटना आसान होता है। तो नुकीली वस्तु, तेज़ धार दोनों ही कार्यरत जो क्षेत्रफल कम है, तो इसलिए बल नियत बल है जो किसी अधिक दाब से उत्पन्न होता है। फिर आता है आपका ये उत्प्लावकता। तो उत्प्लावकता क्या होती है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह से डुबोई जाती है तो वह तरल वस्तु ऊपर की ओर एक बल लगाती है, उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को तरल में डुबोते हैं तो वह अपने आयतन में जितना तरल हटाती है, ठीक है, तो उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसको अपन आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं,
आर्किमिडीज का उसको सिद्धांत कहा जाता है। फिर आता है घनत्व आता है। तो घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का जो एकांक आयतन होता है उसके द्रव्यमान को उसका घनत्व कहा जाता है। कोई भी वस्तु तरल तैरेगी यदि उसका घनत्व तरल के घनत्व से कम होगा तो वो वस्तु जो उस पर तैरेगी, और डूब जाएगी इसका मतलब ये है कि उसका जो वस्तु का घनत्व है पानी के जो तरल है उसके घनत्व से ज़्यादा है। तो ज़्यादा जो होगा वो ले डूबेगा और कम घनत्व होगा तो वो तैरता रहेगा। तो अति जो हो जाएगा तो फिर आपको डूबना ही पड़ेगा इसमें। बार का ऐसा ही मात्रक आ गया। देखो बार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बार का ऐसा ही मात्रक होता है आपके न्यूटन होता है। ठीक है, बार जो होता है इसका ऐसा ही मात्रक बल किलोग्राम नहीं होगा, ये न्यूटन होगा, क्योंकि बार और आपके जो बल हैं वो दोनों सेम ही मात्रक होते हैं। और किलोग्राम जो मात्रक ये किसका मात्रक है, ये द्रव्यमान का मात्रक है। याद कर लेना, ये आपके द्रव्यमान का मात्रक होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, अगर इनके बीच की दूरी को दुगुनी कर दें, बीच की दूरी को दुगुनी कर दें तो ये डी स्क्वायर जो है वो आपके 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके जैसे ये आपके फॉर्मूला होता है F बराबर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके 1/4 हो जाएगा। तो 2 गुणा अगर अपन कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, आपके 1/4 रह जाएगा। तो इसका उत्तर आपकी क्या आएगा, 1/4 रहेगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा, बटे में किलोग्राम स्क्वायर आता है। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम या प्रति वर्ग किलोग्राम रहेगा इसका मात्रक। नेक्स्ट फिर आपके किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी पर जो 12 किलो है। ठीक है, द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलो, तो चंद्रमा पे कितना होगा, अरे चंद्रमा पर जाओ चाहे अंतरिक्ष में जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, द्रव्यमान तो सेम ही रहता है। चेंज क्या होता है, तो भार चेंज होता है, तो फिर द्रव्यमान तो वही रहेगा। तो जितना द्रव्यमान पृथ्वी का है उतना ही द्रव्यमान है जो चंद्रमा पर भी होगा। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होता है, चेंज होता है भार। ठीक है, तो वो आपके W होता है वो चेंज होता है, ये mg के बराबर होता है इसलिए। तो इसका जो भार है वो आपके चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान आपके वही रहेगा। तो 12 किलोग्राम ही रहेगा, इसका उत्तर 12 किलोग्राम आएगा। किसी भी वस्तु का जो भार है, देखो बार वाला क्वेश्चन आ गया, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इससे समझ लेना इसको। तो बार जो 30 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, तो आपको पता है कि जो चंद्रमा पर भार होता है, चंद्रमा पर वो पृथ्वी का 1/6 होता है। तो चंद्रमा पर जो भार वो ज्ञात करना है तो 1/6 से इसको गुणा कर देना है। ठीक है, और पृथ्वी पर कितना है, 30 न्यूटन है, तो इसमें 30 न्यूटन में 6 का भाग लगा देना है। तो इसका उत्तर आपके कितना आएगा, 6 पंजे 30, 5 न्यूटन इसका उत्तर रहेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपके 5 न्यूटन आएगा। किस स्थान पर जो गुरुत्वीय बल का जो मान है वो अधिकतम होगा, तो पृथ्वी की जो सतह होती है वहाँ पर ध्रुवों पर जो मान है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो जी का मान ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक इस प्रकार का बल है, तो ये आपका क्षीण बल का एक उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल किस वैज्ञानिक ने दिए थे, तो ये आपके न्यूटन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है, तो पृथ्वी को बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति कराने वाला बल, समुद्र में ज्वार भाटे लाने वाला बल, और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, उपरोक्त सभी करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण में जी का जो मान है वो कौन सा संबंध सही है, तो Gm/r² इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक नियम वाला हमने पहले कर ही लिया, इसके बाद में आपके गुरुत्वीय त्वरण और इसका सूत्र वाला प्रश्न आपको याद कर लेना है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जब कोई वस्तु जो मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण है जो एक त्वरण का कार्य करती है, यह इसका जो वेग है वो लगातार बढ़ता जाता है। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न जो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको, उसको जी से दर्शाया जाता है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिस पर जी त्वरण लग रहा है, तो इसका जो बल कितना हो जाएगा, F बराबर mg हो जाएगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी के केंद्र से जो कि d दूरी पे होगी, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, ये हो जाएगा आपके F बराबर g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इन समीकरण दोनों की तुलना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो mg बराबर में ये हो जाएगा आपका gm m और बटे में डी स्क्वायर। तो ये यहाँ पर m से m कट जाएगा, तो g बराबर क्या हो जाएगा, gm अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ठीक है, याद कर लेना। और पृथ्वी की सतह के निकट जो दूरी है d, इसको अपन d दूरी को त्रिज्या कहेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कि सेंटर से लगा करके पृथ्वी के सतह तक, ये जो होगी आपको d को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसके रेडियस कह देंगे, त्रिज्या कह देंगे। तो इसका उत्तर आपकी क्या हो जाएगा, gm/r² रहेगा। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेनी है, इसका फॉर्मूला याद रखें इसको। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तो द्रव्यमान जो होता है वो चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान सब जगह पे सेम ही रहता है। तो द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व के माप होता है,
ठीक है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसके उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर होता है, चाहे वो विश्व में कहीं पे भी हो, चाहे आप चंद्रमा पर हो, चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, कहीं पे भी हो, आपका द्रव्यमान सेम ही रहेगा। बदलेगा क्या? तो बदलेगा सिर्फ आपका बार चेंज होता है। बार क्या होता है? तो बार एक बल होता है जो पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का बार द्रव्यमान तथा गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो जी जो डब्ल्यू जो होता है वो आपके mg के बराबर होता है। तो बार जो होता है वो द्रव्यमान और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये गुणनफल वाला जो सिस्टम वो आपको याद कर लेना है, प्रश्न पूछा जाएगा आपका। इसका गुरुत्वीय त्वरण का जो इसके मान है उसके जी के मान पर निर्भर करता है, और अलग अलग स्थानों पर जी का मान अलग अलग होता है, इसलिए बार भी अलग अलग होता है। फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका जो भार है वो कितना होगा? तो द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है। तो आपको क्या करना है? बार ज्ञात करना है। तो बार बराबर क्या होगा? W बराबर mg होगा। तो m का मान कितना है? 10 किलोग्राम है, तो 10 इंटू जी का मान कितना है? 9.8 है मीटर प्रति सेकंड। तो इसको 10 से गुणा कर लेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आपका 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा आपका 98। और बार को किस में मापा जाता है? बार को न्यूटन में मापा जाता है। जो बल का मात्रक होता है वही हमारा बार का मात्रक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 98 न्यूटन। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना है। तो जब कोई वस्तु है जो किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह से डुबोई जाती है तो वह तरल वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाते हैं, इसको उत्प्लावक बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल का मान जो होता है वो वस्तु द्वारा तरल हटाए गए तरल के बार के बराबर होता है। उसको अपन क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो देखो ये हमने 1 घंटा और 6 मिनट का वीडियो हुआ है, और इसमें मैंने आपके जो 20 + 20 + 20 इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए, और 8 नंबर का एक और क्वेश्चन। तो ये आपके टोटल जो 68 नंबर के क्वेश्चन अभी तक है जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए। इसमें से खूब सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इससे जो नेक्स्ट जो आपका पिछला जो चैप्टर है इसको भी हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये है अपना 8वां पार्ट जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। पहले हम बल क्यों देख लेते हैं। बल क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यानी कि खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल वस्तु की विरामावस्था में है तो उसे गतिशील बनाने के लिए, या फिर कोई वस्तु जो गति अवस्था में है तो उसको विरामावस्था में लाने के लिए उस पर बल लगाया जाता है। अर्थात बल के द्वारा वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन का प्रयास किया जा सकता है, या वस्तु का आकार या आकृति बदलने के लिए भी बल लगाया जाता है। जैसे स्प्रिंग, रबड़ बैंड, इसको खींचा जाता है तो उसका आकार बदल जाता है। तो बल का अध्ययन करते समय 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो है कि बल कौन लगा रहा है, और दूसरा बल किस पे लग रहा है। फिर आता है संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? कि जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल जो शून्य होता है, नेट बल आपके 0 हैं, तो फिर आपके जो बलों का जो मान है वो संतुलित बल कहलाता है। और एक होता है आपके असंतुलित बल। असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगे बलों का जो परिणामी जो बल है वो शून्य नहीं होता है, उसको अपन असंतुलित बल कहते हैं। फिर आता है न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन की गति का पहला नियम ये कि ज़रा सोचिए, आपने अपना सामान कहीं रखा है और वो आपको सामान वहीं मिलेगा या कहीं और मिलेगा। तो कोई भी वस्तु अपने आप अपना स्थान नहीं बदल सकती हैं जब तक कि कोई वस्तु उसे वहाँ से नहीं हटाए या फिर उस पर बल नहीं लगाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या फिर समान गति अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर जो कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो यही न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाता है। यानी कि जो वस्तु जैसे ही वो वही वैसे ही रहना चाहती हैं, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा लेता। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रहने या फिर समान वेग से गतिशील करने की प्रवृत्ति में हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? जड़त्व कहा जाता है। और इसी कारण जो गति का जो प्रथम नियम है, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो याद कर लेना, जड़त्व का नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित है। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं और इसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहा जाता है। तो जो वस्तुएं अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करती है इसको अपन क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसकी वस्तु का क्या होता है? जड़त्व का माप होता है। और वस्तु का जो द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व भी बढ़ता है, द्रव्यमान घटने पर जड़त्व भी कम होता है। उदाहरण के लिए चलती हुई आपने जो गाड़ी है उसमें आपने जो सीट पर बैठे लोगों की गति अवस्था में होती है, ब्रेक लगाएंगे तो जो गाड़ी के सीट के साथ जो सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा जो शरीर है जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में बने रहना चाहता है, अतः हम आगे की ओर गिर सकते हैं। यानी कि बस जो चल रही है
बस जो चल रही है और अचानक ड्राइवर साहब ने जो ब्रेक लगा दिया तो हमें जो मुंह की ओर आगे गिर जाएंगे, है ना, या तो अपनी नाक टूटेगी या अपना सर फूटेगा। तो ये जो किस कारण होता है, ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार होता है। या फिर मान लो आप जो बस चलने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, बस में बैठे, आपको मान लो जब अपने गांव से स्कूल जाना है, आप जो बस में बैठे, सीट पे बैठे हुए, और आपने देखा कि अभी तक जो ड्राइवर साहब आए नहीं, तो आप जो आराम से थोड़ी देर इसमें बैठ गए, रिलैक्स होके बैठ गए, ठीक है, और ड्राइवर साहब अचानक से आए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी तो आप जो पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है, गाड़ी आगे जा रही और आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी आपके जो न्यूटन की गति के पहले नियम के कारण ही होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको संवेग देख लेना है। संवेग क्या होता है, तो संवेग होता है कि संवेग किसी भी वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। वेग और द्रव्यमान का सम्मिलित संवेग कहलाता है। संवेग को p से दर्शाया जाता है, p बराबर mv होता है, और p संवेग, m द्रव्यमान और v वेग होता है। संवेग का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। याद कर लेना, संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड रहता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हमें किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल की मापने की विधि मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद कर लेना है। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, इससे बल को मापने की विधि का पता चलता है। इस सेकंड नियम से आपको बल के बारे में जानकारी मिलती है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में बात करें तो वस्तु पर लगाया गया बल, उसमें उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F बराबर ma होता है। इस सूत्र की सहायता से हम बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपकी गति का जो तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है, ठीक है। तो यह जो हमेशा जोड़े में लगता है बल, ठीक है। तो एक बल को क्रिया तथा दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, परंतु एक ही समय में वो विपरीत दिशा में लगते हैं। फिर आता है संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी निकाय में, यानी कि कोई भी वस्तु, दो या दो से अधिक वस्तु जो बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे तो उसका जो निकाय का जो संवेग है वो सुरक्षित रहता है, तो उसको अपन संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते उसको क्या कहते हैं, तो वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध उसका जड़त्व कहलाता है, ठीक है। जड़त्व इसको याद रखना है। नेक्स्ट है फिर आपके बल का ऐसा मात्रक क्या है, तो सभी को पता है न्यूटन हो जाएगा। वाट शक्ति का है, ठीक है, वाट जो शक्ति का मात्रक है। किलोग्राम जो मात्रक है वो आपका द्रव्यमान का मात्रक है। असमान द्रव्यमान की दो वस्तु एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा, तो हल्की वस्तु उसका संवेग ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका संवेग, हल्की वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा, वो तेज़ इसमें गति करेगी। नेक्स्ट है क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल लगते हैं वो अलग अलग लगते हैं लेकिन विपरीत दिशा में लगते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है तो उसका संवेग कितना होगा, तो p बराबर क्या होता है, mv होता है, तो m इंटू वी हो जाएगा, ठीक है, p बराबर mv आएगा। अगला प्रश्न ये कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, तो बस से जो गतिशील है उसमें सभी वस्तु व्यक्ति जो बस के वेग के समान गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगने पर जो बस के साथ जो सीट भी जो विरामावस्था में आ जाती हैं, परंतु हमारे शरीर की जो गति है वो जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बना रहना चाहता है, इसलिए हमारा जो सर है वो आगे की ओर झुक जाता है और या तो नाक फूटता है या फिर सर फूटता है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गति का जो प्रथम नियम लिखना है। तो प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है और गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना करें। फिर आपका ये पार्ट है गति वाला पार्ट, जिसको भी देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु जो समय के सापेक्ष से जो अपनी स्थिति बदल रही है तो उसको क्या कहेंगे, उसको गतिशील अवस्था कहेंगे। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, उसको चाल कहते हैं। और चाल वेग का जो ऐसा ही मात्रक वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और वेग समय का जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल क्या बताता है, उसको विस्थापन को बताता है। नेक्स्ट है इसमें किस भाग में वेग एक समान से है, तो इसमें वेग जो आपके ए से बी तक का जो वेग है वो एक समान है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद। औसत चाल क्या होती है, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसके जो दूरी को तय करने में लगे समय का जो अनुपात होता है उसको अपन औसत वेग कहते हैं। एक समान चाल और ये औसत वेग का फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तय की गई दूरी बराबर लगा समय, तो वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। त्वरण किसे कहते हैं, तो त्वरण जो होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर वस्तु का वेग में परिवर्तन बटे समय होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए बराबर
प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, या प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में आपका समय रहेगा। त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको याद रखना है। तो इस पार्ट में एक तो गति का पहला समीकरण वो याद कर लेना है, v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। गति का द्वितीय समीकरण u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण रहेगा। और ये आपके जो जब समान वेग हो, वस्तु स्थिर हो, इनके जो ग्राफ है वो एक बार आप देख के चले जाना। औसत चाल हमने देख ही लिए। और वेग का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। वेग क्या होता है, निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, या एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है, या विस्थापन में परिवर्तन की दर को भी वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। चाल हमेशा जो धनात्मक या फिर शून्य ही होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। चाल किसको कहते हैं, तो एकांक समय में जो तय की गई दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और फिर आपको अपने दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा अंतर देखना है कि दूरी जो होती है वो वस्तु द्वारा जो चले गए मार्ग की जो लंबाई की दूरी कहते हैं, जबकि विस्थापन जो होगा वो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम वेग की जो अंतिम स्थिति उनके बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे मान लो दो चीज़ें हैं ए और बी, तो दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगी वो हम देख लेते हैं। एक मान लो कोई व्यक्ति इस प्रकार से घूमता घूमता ये यहाँ पर आया, ठीक है, ये तो हो जाएगी इसकी दूरी। तो ए से बी तक पहुँचने में जितना इसने दूरी तय की वो तो इसकी की हो जाएगी दूरी, और ए से बी के बीच में जो सीधी दूरी है ये इसको विस्थापन कहेंगे, इसका जो विस्थापन कहलाता है। ये इसका न्यूनतम डिस्टेंस, इसको विस्थापन कहते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होगी और विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी का विस्थापन के बराबर या अधिक हो सकता है, तो विस्थापन का मान दूरी से हमेशा कम या उसके बराबर रहता है। फिर आपका एक छठा पार्ट है ये, जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल समन उत्तक कौन सा है, तो वाहिका हो जाएगा इसका उत्तर। पेरेनकाइमा कोशिका पाई जाती है, तो इसमें आपके जो पतली भित्ति जो दीवार होती है इसमें पेरेनकाइमा कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट है ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है, तो ये हमारी जो पद होता है इसमें ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। बाकी आहार नाल, आंख का आइरिस, फेफड़ों की ब्रोकाई, ये सभी आपके अनिच्छिक हैं। मनुष्य के शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है, तो ये एपिडोज उत्तक होता है, उसमें संचय वसा का होता है। किस उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, स्क्लेरेनकाइमा में आपकी जो मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। जाइलम फाइबर का कार्य क्या है, तो जाइलम जो होता है वो सहारा देने का कार्य करता है, जल समान और आपके जो सहारा देने का कार्य करता है। तो दो अस्थियों को आपस में जोड़ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी मेरे पिछले वीडियो में, दो अस्थियों को आपस में जोड़ा जाता है उसको स्नायु कहते हैं, ठीक है। दो अस्थियों को आपस में स्नायु के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है प्रविभाजी उत्तक पाए जाते हैं, तो ये पौधों में पाए जाते हैं, प्रविभाजी पौधों में पाए जाते हैं। इनमें से किसमें जो उपास्थि नहीं पाई जाती हैं, तो उपास्थि जो वृक्क किडनी में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फिर आपके अस्थि में मैट्रिक्स में पाया जाता है, तो अस्थि की मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, अस्थि में जो हड्डी होती है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तंत्रिका उत्तक का अभाव होता है, तो टेंडन में जो आपके तंत्रिका उत्तक का अभाव होता है। नारियल का जो रेशेयुक्त छिलका होता है वो किसका बना होता है, तो नारियल में जो रेशेयुक्त छिलका होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। तो याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नारियल के छिलका वाला, रेशेयुक्त छिलका वाला स्क्लेरेनकाइमा इसमें पाया जाता है। रक्त की आधात्री का भाग क्या कहलाता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। आरबीसी है, ये आरसीबी नहीं है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं। डब्ल्यूबीसी जो आपके श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, याद कर लेना इसको। और अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप के अंदर आपको जल्दी इसके जो टेस्ट लूँगा मैं आपके, और ऐप का जो टेस्ट का जो लिंक है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में जो एपिडर्मिस से जो पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं, इसको स्टोमेटा कहते हैं इसको। तो पत्तियों का जो एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्र होते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको स्टोमेटा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके ये कि रक्त एक प्लाज्मा समनीय संयोजी उत्तक होता है, तो ये आपके सत्य रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्त्र का निर्माण करता है इसको सरल सल की एपिथेलियम कहा जाता है। जो मनुष्य की पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है उसको कंडरा कहा जाता है। कंडरा किसको कहते हैं, जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है।
उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है उसको फ्लोएम कहते हैं, और उत्तक जो शरीर में वसा का संचयन करता है उसको एपिडोस उत्तक कहा जाता है। फिर तरल जो संयोजी उत्तक होता है उसको वो कौन सा, तो रक्त हो जाएगा इसका उत्तर। और मस्तिष्क में कौन सा उत्तक होता है, तो तंत्रिका उत्तक पाया जाता है। पौधों में जल और खनिज लवण के संवहन में कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, तो जाइलम हो जाएगा। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, स्नायु उत्तक कहा जाता है। एक वीडियो में मेरे से मिस्टेक हुई है, इसको आप करेक्ट करना। दो अस्थियों को जोड़ने वाले उत्तक को स्नायु उत्तक कहते हैं, और जबकि एक जो अस्थि होती है उसको इसमें एक अस्थि को इससे जोड़ने का जो कार्य करता है, ठीक है, मांस उसको पेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य वो कंडरा करता है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है, इसको आप जो दूर करेंगे। नेक्स्ट फिर आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति वाले उत्तकों का जो उत्तक जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है, जो कोशिकाएं समान संरचना और कार्य की होती हैं। एपिथेलियमी, पेशी या फिर संयोजी तथा तंत्रिका उत्तक ये आपके जंतु उत्तक के उदाहरण है। फ्लोएम उत्तक जो होता है वो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। उत्तक जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों का विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं, तो ये आपके जाइलम का कार्य है। फिर आपको मिलान करना है। संयोजी उत्तक आपके रक्त हो जाएगा, रक्त संयोजी उत्तक है। तंत्रिका उत्तक आपकी जो आपकी अनैच्छिक पेशी हो जाएगी, सॉरी तंत्रिका जो उत्तक है आपके न्यूरॉन हो जाएगा। और नारियल के रेशेदार जो छिलका होता है वो स्क्लेरन कायमा हो जाएगा। और हृदय की जो पेशी वो आपकी अनैच्छिक पेशी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनैच्छिक पेशी हो जाएगी। आँख की पलक जो है वो ऐच्छिक भी है और अनैच्छिक भी है, आप चाहे तो उसको पलका झपका सकते हैं, आप चाहे तो उसको रोक भी सकते हैं। और पत्तियों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होगा। जल का संवहन आपके जो जाइलम के द्वारा होता है। उत्तक को परिभाषा देनी है तो कोशिकाओं का समूह जो समान संरचना और कार्य उत्पत्ति समान होती है, इसको अपन उत्तक कहते हैं। समान उत्तक मिलकर जो अंग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है एरियोलर जो उत्तक है उसके कार्य लिखना है, तो दो अंगों के बीच में रिक्त स्थान का पूर्ति करना, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करना, उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं, तो 5 संघटक है। फ्लोएम के 5 अवयव होते हैं, चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रस हैं। फिर पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में अंतर बताना है, तो पेरेन्काइमा जो होती है वो आपकी कोशिका भित्ति पतली होती है, और जबकि कोलेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति है वो पतली और कोनों से मोटी होती है। ये पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति जो वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कोलेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज और पेक्टिक से बनी होती है। स्टोमेटा के 2 कार्य बताने हैं, तो गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। जाइलम और फ्लोएम के आपको अंतर बताना है, तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो होता है वो जल और खनिज लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो भोज्य पदार्थों के संवहन में काम करता है। इसके द्वारा जो संवहन की क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है जाइलम में, जबकि फ्लोएम का जो कार्य है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है। जाइलम निर्जीव उत्तक है, जबकि फ्लोएम एक प्रकार का सजीव उत्तक होता है। हृदय पेशी के 3 लक्षण, ये अनैच्छिक पेशियों से बनी होती हैं, पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन प्रसारण करती रहती हैं, कोशिकाएं बेलनाकार और केंद्रक शाखायुक्त होती हैं। वाष्पोत्सर्जन के क्या क्या लाभ हैं, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन के लाभ है कि जल के संवहन में भूमिका निभाता है, वातावरण में इससे नमी बनी रहती है और जल का बाहर निकालने में सहायक होता है। सरल उत्तक और जटिल उत्तक में आपको अंतर बताना है। सरल उत्तक होता है वो एक ही तरह की कोशिकाओं से बना होता है, जटिल उत्तक विभिन्न प्रकार की एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। सरल उत्तक के जो काम है वो एक समान कार्य करते हैं, जबकि जटिल उत्तक है जो अलग अलग प्रकार के एक से अधिक प्रकार के कार्य करते हैं। पौधों को जो सहारा प्रदान का कार्य करता है ये तो सरल उत्तक होता है वो, और आपके जो जटिल उत्तक जो होता है वो आपके संवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट है फिर आपको न्यूरॉन का डायग्राम बनाना, तो ये वाला डायग्राम आपको उसमें बना लेना। न्यूरॉन का चित्र आपको 100% अच्छे से तैयार कर लेना है। एक पेड़ बना देना, यहाँ जड़ें बना देना, या इसकी शाखा बना देना और आपका न्यूरॉन तैयार हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, पौधों की एपिडर्मिस की भूमिका बतानी, तो पौधों की बाहरी भाग से सुरक्षा करती है और परजीवी कवक के प्रवेश से रक्षा करती है। इसके अलावा जल की हानि को रोकती है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पौधे के ताप को नियंत्रित करती है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका को आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, आत्मघाती थैला किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। और सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। नेक्स्ट है फिर आपकी मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और रिक्तिकाएँ किसमें पाई जाती है, तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है, तो कोशिका को कहा जाता है। फिर आपको एक शब्द में उत्तर देना है। जीवन की मूल इकाई आपकी कोशिका हो जाएगी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। पादप कोशिका की भित्ति को सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र के द्वारा होता है और केंद्र सबसे बड़ा कोशिकांग होता है।
कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और गुणसूत्र किसका बना होता है? तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो ये स्क्लेरल कायमा का बना होता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो ये आपको जो लाइसोसोम को कहा जाता है। जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है? ये पेशी ऊतक का बना होता है। जोड़ियाँ मिलान करनी है तो जोड़ियाँ बनाइए, बना देते हैं जोड़ियाँ। जाइलम जल का संवहन करेगा, जाइलम को जल का संवहन कराते हैं, ये करवा दिया। फ्लोएम जो आपके भोज्य पदार्थों का संवहन कराते हैं, तो फ्लोएम को भोज्य पदार्थों का संवहन करा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जागर है, पावर हाउस है, ये पावर हाउस हो गया ऊर्जागर। राइबोसोम, ये ये राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहलाती है, आत्महत्या की थैली कहलाती है, सुसाइड बैग होता है ये। और गेरिबोल्डी गेरिबोल्डी जो होता है आपके क्या होता है? ये कोशिका के जो अंदर का एक संगठन होता है। तो गोल्डी बॉडी ये इस कोशिका के अंदर का संगठन होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। फिर आपको ये बताना है कि कोशिका की जो शरीर जीवन की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सभी जीवों का जो शरीर है कोशिका का बना होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की जो संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती है, इसलिए इसको जीवन की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न ये बनता है कि ऐसे दो अंगों के नाम बताइए जिसका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। रसदानी का कार्य क्या है? तो रसदानी का कार्य परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसदानी होती है और यह कोशिकाओं में जल संबंधों को बनाए रखने का कार्य करती हैं। अवशिष्ट पदार्थों को जो संचय करने का कार्य भी करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है? तो जैविक कार्यों की ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है। लवक के काम, तो लवक है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है और लवक पुष्पों को आकर्षक बनाता है। फिर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दो अंतर बताना है। तो प्रोकैरियोटिक आकार में छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक आकार में बड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली के द्वारा गिरा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली युक्त अंग अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो होता है उसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो कोशिका जो उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी जो कोशिका को पचाने लगते हैं। इस एंजाइम में बहुत शक्तिशाली जो पाचनकार एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की जो आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर किस अंग को कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो जीवन की जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो एटीपी ऊर्जा के रूप में प्रदान करता है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो यह झिल्ली जो कोशिका झिल्ली के नाम से जानी जाती है और जो कोशिका के चारों ओर एक बाहरी आवरण के रूप में दिखाई देती है और यह झिल्ली लाभदायक और उपयोगी पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती हैं और जो कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको अंदर आने से रोकती है। इस कारण से इसको क्या करते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। फिर आपको अंतर बताना है इसमें। ठीक है, ये चित्र बनाना है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बना लेना है यहाँ से। और बाकी के जो आपके अंतर तो आप देख ही लेंगे। कोशिका विभाजन का थोड़ा सा आपको देख लेना है इसमें। और फिर आपकी कोशिका विभाजन का चित्र बताना है और एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका में पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होती हैं या फिर आकार में छोटी होती हैं। और पादप कोशिका में अपने जो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में अपना सेंट्रोसोम पाया जाता है। फिर आपका ये पार्ट है ये कि एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो समस्थानिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इनका जो बाहर है वो अलग अलग होता है, परमाणु का क्रमांक सेम ही होता है समस्थानिक में। क्लोरीन आयन की संयोजकता की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपकी 8 हो जाएगी। इसमें क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। और सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो 281 हो जाएगा। 281 आपको उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना है। 281 आपको ऐसे याद कर लेना है। एटॉम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले एटॉम शब्द का जो प्रयोग है वो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। सबसे पहले किस कण की खोज हुई? तो सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो भाई जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसको अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या अलग है, परमाणु क्रमांक सेम ही है, तो उसको अपन समस्थानिक कहेंगे।
वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या तो सेम है, परमाणु मतलब द्रव्यमान संख्या सेम है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है, उसको समबारिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समबारिक कहते हैं। अल्फा कण द्विआश्रित जो कण होते हैं वो हीलियम कण होते हैं, तो इसमें आपको हीलियम लिखना है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और परमाणु की नाभिक में उदासीन कण होता है उसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन में कोई जो चार्ज नहीं होता है वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है फिर आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/2000 गुणा होता है। कैथोड किरणों की खोज किसने की? तो कैथोड किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, जिनकी जो प्रोटीन की खोज भी इन्होंने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी क्वेरल ने की थी। और नाभिक के परमाणु का जो नाभिक है इसकी खोज किसने की? तो ये रदरफोर्ड ने की थी। क्लोरीन की 2 समस्थानिक लिखने, समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक 17 ही है, इनका परमाणु भार 35 और 37 अलग अलग है, इसको समस्थानिक कहते हैं। फिर आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाना है। सोडियम में 11 बताने, क्लोरीन में आपको 17 बताना और मैग्नीशियम में 12 बताने। तो ये सोडियम का हो जाएगा, ये क्लोरीन का हो जाएगा और ये आपके मैग्नीशियम का हो जाएगा। किसी भी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो वो 2n² के फॉर्मूले से निकाली जाती है। फिर आपके अगला प्रश्न है कैनाल किरणें क्या होती है? तो ई गोल्डस्टीन ने 1886 में नए विकिरण की खोज की थी, जिनको कैनाल किरण के नाम से जाना जाता है। ये पॉजिटिव किरणें होती हैं। फिर आपका कार्बन का और सोडियम का परमाणु इलेक्ट्रॉन वितरण बताना है। तो कार्बन का तो हो जाएगा आपका 6, ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा। और सोडियम का कितना हो जाएगा? 281 यानी कि 11 हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक 11 रहेगा। फिर कैथोड किरणों की विशेषता बतानी, तो कैथोड किरणें कैथोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती हैं और ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब किसी तत्व में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तो परमाणु की जो संख्या कितनी होगी? तो इसके जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, इसका उत्तर आपके 8 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपके समस्थानिक क्या होते हैं? तो समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, परमाणु बार अलग अलग होते हैं, इसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, ये कार्बन क्लोरीन वाला समस्थानिक है। ऐसे ही आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समबारिक क्या होता है? जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु बार सेम होता है। जैसे आपके आर्गन, पोटेशियम और आपके कैल्शियम, इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है 18, 19, 20, लेकिन सबका बार सेम ही है 40, 40। तो इनको अपन क्या कहेंगे? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 है, जबकि इनका जो अलग अलग है, जबकि परमाणु बार तीनों का 40 है, जो कि समान है। इसको समबारिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन को परमाणु क्रमांक के रूप में जाना जाता है। जबकि जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं। जैसे सोडियम में ये जो नीचे जो लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये इसका द्रव्यमान होता है। तो ये भी आपको याद करना है। ये 11 जो इसमें धनावेश हैं, तो ये बताता है कि 11 प्रोटॉन उपस्थित हैं और इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसमें आपको न्यूट्रॉन बताना है। मान लो 11 सोडियम 23, इसमें आपको न्यूट्रॉन बताना कितना है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? आपके 11 हैं। तो टोटल इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हो रहे हैं? 23 हो रहे हैं। तो 23 में से 11 को घटा लेना, आपके जो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो 23 में से 11 को घटाएंगे तो 22 इसका उत्तर 12 इसका उत्तर रहेगा। इसी प्रकार से इसमें भी आपके ये 20 घटाएंगे 40 में से तो 20 इसका उत्तर रहेगा। पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 19 है, तो इसका आरेख ये बनाना आपको, ये इसको अच्छे से याद कर लेना। बाकी रदरफोर्ड की सीमाएं वगैरह आपको थोड़ा देख लेना है। रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण को चित्र द्वारा समझाना है। तो ये वाला जो डायग्राम है आपको इसमें बनाना है, अल्फा कण वाला। और ये विसर्जन नलिका है, तो इसका भी जो चित्र आपको बनाना है। और एक आपको जो तुलना करनी है इनके गुणों की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये इलेक्ट्रॉन धनात्मक, ऋणात्मक, ये आपको इसमें बताना है। फिर आपका एक चैप्टर ये है कि अवोगाद्रो संख्या, तो आपको ये याद कर लेना अवोगाद्रो संख्या क्या होती है। अवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 22 × 10⁻23। ये आपके अवोगाद्रो संख्या के रूप में जाना जाता है, याद कर लेना इसको। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक परमाणु के समूह को तत्व कहा जाता है। किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो इसमें 2 किसकी है? तो इसमें आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परमाणुकता इसमें आपके 2 हैं। तो इसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख लेना है। मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला देखना है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? तो MgCl2 इसका फॉर्मूला रहेगा। आपको सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो कमेंट करके बताने की, सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट का सूत्र लिखना है। तो अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो आपके हो जाएगा NH4 SO2,
SO इसका फॉर्मूला रहेगा। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला तो NaNO3 इसका फॉर्मूला रहेगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादकों के जो द्रव्यमानों का योग है वो अपरिवर्तित रहता है। यह नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। कैल्शियम सल्फेट की जो इकाई द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा, 136 ग्राम इसका उत्तर रहेगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस SO4 रहेगा इसका, ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। तो ये अमोनियम सल्फेट की इस फॉर्मूले में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे होल ट्वाइस रहेगा और यहाँ पे SO4 रहेगा। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है, अवोगाद्रो संख्या तो 6.022 × 10⁻23 रहेगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने आपके जो हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है। परमाणु का वह पुंज जो आयन के समान व्यवहार करता है उसको बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। परमाणु के 1 मोल अणु में द्रव्यमान उसको क्या कहते हैं, उसको मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, तो CaOH होल ट्वाइस इसका उत्तर रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला तो H2SO4 इसका फॉर्मूला रहेगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र आपको NaCl लिखना है। परमाणु क्या है, तो परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जो सभी गुण तत्वों के विद्यमान होते हैं और जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती हैं और इसको परमाणु कहा जाता है। अणु तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उसमें जो तत्व की यौगिक और उनके जो गुण विद्यमान होते हैं उनको अपन अणु कहते हैं। फिर आपके जो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, तो कार्बन 12 समस्थानिक का एक परमाणु द्रव्यमान 1/12वें भाग के मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है, इसको AMU कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके 1 मोल से क्या है, तो किसी पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 कणों के 1 मोल कहा जाता है। अणु और परमाणु आपको अंतर बताना है तो आपके परिभाषा इसमें लिख लेनी है। फिर बाकी आपके डाल्टन के सिद्धांत की 3 विशेषता लिखनी है। तो डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है और तत्व के जो सभी परमाणु रंग रूप भौतिक रासायनिक गुणों में सदैव समान रहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर एक संयुक्त परमाणु बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। फिर आपके इसका जो द्रव्यमान निकालना है, मीथेन का कितना हो जाएगा, तो कार्बन का इसमें 1 है तो 12 हो जाएगा और हाइड्रोजन के 4 है तो 1 को 4 से गुणा कर तो मीथेन का हो जाएगा 12 + 4 16 ग्राम हो जाएगा। सल्फर के 8 × 32 256 हो जाएगा। फास्फोरस के 4 है तो 31 × 4 हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन का 1 है और HCl का आपके कितना है 35.5 है तो ये 36.5 + 1 36.5 हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आपको याद कर लेना 1 14 और 48 यानी कि 63 ग्राम हो जाएगा। इनके सूत्र लिखना है आपको, तो कॉपर ब्रोमाइड का आपका CuBr2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट Al2 NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट Ca3PO2 हो जाएगा और आयरन सल्फाइड Fe2S3 हो जाएगा। मर्करी क्लोराइड तो ये HgCl2 हो जाएगा। फिर आपके पहले पार्ट में कुछ जो महत्वपूर्ण जो विधियाँ वो वाष्पीकरण, शाही जल का रंग पृथक्करण में, अपकेंद्री दूध से क्रीम निकालने में, पृथक्करण कीप अघुलनशील द्रव में जैसे केरोसिन और जल को निकालने में, ऊर्ध्वपाटन अमोनिया में का जल से नमक से पृथक्करण करने में और क्रोमेटोग्राफी प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट को पृथक करने में, आसवन 2 घुलनशील द्रव जैसे एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग करने में काम लिया जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको विलायक कहते हैं। टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय कौन होता है? तो उसमें जो आयोडीन होता है वो विलय का कार्य करता है। सोडा जल विलयन में विलय कौन होता है? तो सोडा जल में जो विलय होता है वो आपका ये CO2 होता है। सोडा जल में देखा होगा आपने, खूब गर्मी के दिनों में सोडा पिया होगा, उसमें वो हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं और बुलबुले निकलते हैं और आपकी नाक में चले जाते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से आप उसको पी पाते हैं। तो उसमें जो CO2 गैस मिलाई जाती है, ठीक है। आपने नींबू पानी पिया होगा, उसमें CO2 गैस मिलाई जाती है। वायु का एक विलयन होता है, तो ये आपके एक गैस में गैस का विलयन होता है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, याद कर लेना। विलयन एक प्रकार का क्या है? समांगी मिश्रण है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो इसमें मिश्रण है, उसमें जो तापमान है वो अलग अलग होता है, उतना अलग अलग होता है, तो उसको प्रभाज्य आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। बर्फ, जल और जल वाष्प ये जो रासायनिक गुण इनके समान होते हैं। फिर आपके आसुत जल को किस विधि के द्वारा? तो आसुत जल को जो आसवन विधि के द्वारा अलग प्राप्त किया जाता है।
एक ही प्रकार के कण से बने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो उसको अपन कहते हैं शुद्ध पदार्थ कहते हैं। विलय में इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपके सांद्रता कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। दूध एक प्रकार का कैसा विलयन है? कोलाइडी विलयन है। फोम जो रबर स्पंज ये प्रक्षेपण माध्यम में इसमें क्या होता है? तो इसमें ठोस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रक्षेपण माध्यम में कैसा होता है? तो ये आपके द्रव होता है। टिंडल प्रभाव ये आपके कोलाइडी विलयन के द्वारा दर्शाया जाता है। और दो घुलनशील द्रव का मिश्रण किस विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। डाई के रंगों का जो घटक रंगों को क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इनको अलग अलग किया जाता है। फिर आपको इसमें मिलान करना है। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन आपकी एक अधातु हो जाएगी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जल आपका यौगिक हो जाएगा। तन्यता धातु में पाई जाती है। मिश्रण वायु एक प्रकार का मिश्रण है। दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। फिर आपको इसमें शुद्ध पदार्थ इनकी परिभाषा वगैरह लिख लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो ये 1 घंटे और 40 मिनट का वीडियो मैंने आपके बनाए हैं इनमें से खूब सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे परीक्षा में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, और ताकि आपके इनमें से खूब सारे प्रश्न मिलेंगे तो आपका जो मन और आपको पढ़ने की आपको जो प्रेरित करेगा, मुझे भी वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि आपके जो सभी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। और इस पेपर की जो PDF है इसकी PDF आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी। कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज में मिश्रण और यौगिक में आपको अंतर यहाँ से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके जो काम आएगा। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देख लेना यहाँ पे एक क्रोमेटोग्राफी वाला चित्र। जो आगे के पार्ट है वो उनकी जो डायग्राम वगैरह मैं आपको एक अलग से वीडियो में और समझा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। 1 घंटे और 40 मिनट का वीडियो हो चुका है। मेरा भी गला बैठ चुका है और काफ़ी देर से इस वीडियो को बनाया। इससे पहले भी मैंने आपकी 1 घंटे का वीडियो बनाया था और इसके जस्ट इसके साथ में लगभग 1.25 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा गला जवाब दे चुका है। अब आपको काम करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करने का। देखते हैं कितने बच्चे इसको अपना स्नेह प्रेम दिखाते हैं। और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ये ठोस द्रव गैस में आपके अंतर बता रखा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से भी इसका जो आपको फ़ायदा पूरा मिलेगा। तो मेरी ओर से आप सभी बच्चों को जो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत शुभकामनाएं। और ये पहले पार्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से देख लो। अब गला जवाब दे चुका है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको या तो अलग वीडियो में बता दूंगा या फिर आप यहाँ से इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। एक पार्ट फिर भी बच चुका है क्योंकि आपको मैंने समय दिया था कि 9:20 पर आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट आपके बच गए। फिर मैंने आपको 20 मिनट का और आगे समय दिया कि 9:40 पर वीडियो मिलेगा। तो अब मेरे को वीडियो एंड करना पड़ रहा है क्योंकि आपको जो इंतज़ार करते हुए बहुत समय हो गया इसमें। तो अब मैं वीडियो पे एंड करता हूँ और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस प्रकार से आपके जो और वीडियो आपको मिलते रहें। और अपना ऐप है इसको डाउनलोड करके इसके ऊपर जो आपकी 99 वाली टेस्ट सीरीज़ है बच्चों, अगर आप उसको ज्वाइन कर सकते तो कर लेना, क्योंकि आप उसको ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। 99 में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जो बच्चे इसमें टॉप 3 में आएंगे उनको 1100 रुपये भी मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ऐप के अंदर जो 99 वाली टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन कर लेना है और पुराने पेपर खूब सारे इसमें पड़े हुए उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं प्यारा बच्चा आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। गला जवाब दे चुका है, अब आपको जवाब देना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं प्यारा बच्चा आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे तो टेस्ट आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएंगे।